पूरी दुनिया मीचा में बदल गई उनके नामों के तहत। जो भी कार तुम्हारे पास थी वही मीका तुम बन गए, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारी कार की कंडीशन पर डिपेंड करती थी। कुछ लोग हॉट स्पोर्ट्स कार्स में बदल गए, कुछ टफ ऑफ रोडर्स बन गए, और सभी जानवर स्टील बीस्ट्स में बदल गए। वे मेटल मॉन्स्टर्स बन गए जो किसी को भी देखते ही काट लेते थे। मैं तो पहले से ही कमजोर था, इसलिए मैं सिर्फ एक छोटा सा स्कूटर बना। मैं मुश्किल से 10 साल तक जिंदा रहा, ढेर सारे स्टील बीस्ट से बचते हुए। लेकिन उसी वीक स्टार्ट ने आखिर मुझे एक बड़े ट्रक के हाथों मरवा दिया। लेकिन अब मैं जाग गया अपनी सारी यादों के साथ। मीचा अपोकलिप्स से शुरू होने से एक दिन पहले तो मैंने तुरंत अपनी सारी सेविंग्स उठाई और सीधे एक हैवी ड्यूटी ट्रक डीलरशिप की तरफ निकल गया। जैसे ही सेल्समैन ने मुझे देखा, वो जल्दी से मेरे पास आया। मेरी नजरें कोने में खड़े एक बड़े ट्रक पर टिकी थी। लाल बॉडी, 4 मीटर ऊंचा, 12 मीटर लंबा, आगे 4 व्हील्स, पीछे 8 व्हील्स, और हर एक व्हील लगभग एक एडल्ट जितना ऊंचा। सिर्फ एक नजर ही काफी थी इम्पैक्ट डालने के लिए। मुझे वो ट्रक चाहिए। आपकी पसंद बहुत बढ़िया है। ये हमारा बिल्कुल नया बलोंग मॉडल है। इसमें V8 इंजन है, वजन 10 टन है। 30 या 40 टन खींचना इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। कीमत है 6,80,000। मिनिमम डाउन पेमेंट है 1,60,000। मैं इसे लेता हूँ। सेल्समैन जल्दी से पेपर वर्क शुरू करने चला गया। मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। जैसे ही टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, कल मैं एक मेचर ड्राइवर बन जाऊंगा। लोन चुकाने की चिंता भूल जाओ। ट्रक लेने के बाद मैं उसे सीधे एक रिपेयर शॉप ले गया। बॉस, मेरे लिए एक बड़ा नाइफ वेल्ड करो, 8 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। सिर्फ एक साइड को शार्पन करना, ओपन एज बनाना। मुझे ये आज ही चाहिए। बॉस मुझे बाहर निकालने ही वाला था, तभी मैंने उसके सामने 30,000 फेंक दिए। उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया और उसने काम शुरू कर दिया। बॉस तुरंत काम में लग गया। रात 10 बजे तक काम करता रहा और आखिरकार पूरा कर दिया। नाइफ का वजन 800 जिन है। इसका शेप टैंग डायनेस्टी की ब्रॉडसोर्ड जैसा है। सीधी ब्लेड, तिरछा टिप। मैंने नाइफ को ट्रक बेड में रखा और जमकर खाना खाया। फिर ट्रक में ही लेटकर सो गया। चुपचाप मीचा एरा शुरू होने का इंतजार किया। अपने सपने में मुझे लगा मैं गिर रहा हूँ, अनंत अंधेरे में नीचे गिरता जा रहा हूँ। मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे मशीनों की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे देखा और पाया कि मैं किंग ट्रक बन चुका हूँ। इंसान और ट्रक सच में एक हो गए। मैं ही ट्रक हूँ। फिर सिर्फ एक ख्याल से व्हील्स घूमने लगे। ब्रेक्स, हेडलाइट्स सब अब मेरे दिमाग से कंट्रोल हो रहे थे। बेलोंग एक मशीन की तरह गरजा। सबसे पहले कैब ऊपर उठा, ड्राइव शाफ्ट घूमने लगा, व्हील्स सिकुड़ गए, बड़े रोबोट लेग्स निकल आए, टोर्सो, हेड और आर्म्स सब ट्रांसफॉर्म हो गए। बस कुछ ही सेकंड्स में मैं एक ट्रक से टॉवरिंग ट्रांसफॉर्मर बन गया। चमकता हुआ नया लाल रंग और मेरी पीठ पर एक लंबी स्वॉर्ड। तो ये है पावर। पिछली बार मैं सिर्फ एक छोटा स्कूटर था, मुझे कभी असली पावर का एहसास नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह फायर्ड अप हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं कितना मजबूत बन चुका हूँ। मेरा शरीर एक 5 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है, लेकिन मेरी मूवमेंट में बिल्कुल भी क्लमसीनेस नहीं है। जब मैं अपने शरीर की आदत डाल रहा था, तभी अचानक मुझे दूर से किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। चारों तरफ दूसरे मेका ड्राइवर्स भी जागने लगे और म्यूटेंट स्टील बीस्ट्स भी सामने आने लगे। घर के पेट डॉग्स भी दोगुने आकार के हो गए, अब पूरी तरह मेटल, किसी को पहचान नहीं रहे। सभी इंसानों पर हमला कर रहे थे। कैंग एम्पायर, 1 बिलियन लोग। एवरेज हर 5 लोगों के परिवार में एक कार है, तो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन मेका ड्राइवर्स, मतलब 800 मिलियन अभी भी नॉर्मल लोग। लेकिन जानवर कितने हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, उनकी संख्या मेका ड्राइवर्स से सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि 10,000 गुना ज्यादा है। उसी समय मेचा ड्राइवर्स सब अपने घरों की तरफ भागे, रास्ते में कूदते हुए, स्टील एनिमल से लड़ते हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखा और 1-2 मीटर लंबा, एक हाथ वाला मेचा ड्राइवर एक मेटल डॉग से लड़ रहा था। वो आदमी जरूर एक 3 व्हीलर रहा होगा। उस डॉग ने उसके एक पैर को अपने जबड़ों में जकड़ रखा था। हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थी। लग रहा था कि अब इसका काम खत्म है। तो मैं तुरंत ट्रक फॉर्म में सिकुड़ गया, गैस दबाई और सीधे उस 1 मीटर लंबे स्टील डॉग की तरफ टूट पड़ा। मैंने उसे सीधा कुचल दिया, बीच से 2 टुकड़ों में। वो 3 व्हीलर शॉक में पसीने से भीग गया। धन्यवाद भाई, ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने इतना कहा। फिर वापस अपने 15 मीटर रोबोट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। जमीन पर पड़े मेटल डॉग को उठाया और उसके सीने में एक हरा क्रिस्टल मिला। मैंने उसे सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। ये उस डॉग का पावर कोर है। इसने उसके असली दिल की जगह ले ली थी। और यही एक तरीका है जिससे मैक्स इवॉल्व कर सकते हैं। क्रिस्टल्स खाओ, खुद को मजबूत बनाओ। जल्दी ही सबको ये पता चल जाएगा, इसलिए मुझे अब भी जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करना होगा। मैं जल्दी से डाउनटाउन की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहां एक जू है, बड़े जानवरों से भरा हुआ। जब मैं पुरानी मेन स्ट्रीट के पास पहुंचा, तो अचानक मैंने स्टील वुल्फ्स का एक झुंड देखा, हर 1-2 मीटर से ज्यादा लंबा, और उनके सामने कई मैच ड्राइवर्स खड़े थे। 7 या 8 स्टील वुल्फ्स और 20 से ज्यादा मैक ड्राइवर्स। मैंने तुरंत बैटल मोड में स्विच किया और वुल्फ्स की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी साइज और ब्रूटल स्किल्स ने बाकी सबको दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। 3 मिनट से भी कम समय में सारे स्टील वुल्फ्स मारे जा चुके थे। मैंने उनके पावर क्रिस्टल्स उठाए और निगल लिए। एक गर्म लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं और भी ज्यादा मजबूत हो रहा हूँ। मेरा आर्मर भी अब बहुत ज्यादा टफ हो गया है। कुछ मिनट बाद मैं डाउनटाउन पहुंच गया। चारों तरफ बस मैक्स और बीस्ट के रेक्स पड़े थे, टाइगर्स, बेयर्स, एलिफेंट्स, हर तरह के बीस्ट। और मैक्स की तरफ डेकिनडेच पीले रंग के ट्रक्स की एक स्क्वाड थी, सब हैवी ड्यूटी, कम से कम 10 मीटर ऊंचे। एक के पास ड्रिल आर्म्स थे, एक बुलडोजर था जिसके पास विशाल मुठ्ठियां थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा अलग दिख रहा था वो था एक 20 मीटर ऊंचा पीला
बर्फीला दानव। वो इस शहर का माइनिंग डंप ट्रक है। मैं पहले ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि पिछले टाइमलाइन में इसे किसने खरीदा था। वो लैंड वॉर गॉड के नाम से मशहूर था, महान वंग कुआन। अगर मैं अब भी बदला नहीं लूं तो फिर कब लूंगा। मैंने उसे 1 7 या 8 मीटर लंबे क्रोकोडाइल से लड़ते हुए देखा। मैंने तुरंत अपनी सोर्ड निकाली और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अरे भाई, मैं मदद करने आया हूँ। एक सफेद ब्लेड की चमक। क्रोकोडाइल हवा में 4 या 5 मीटर तक उछल गया, फिर जमीन पर जा गिरा। वांग कुआन ने उस लाल साय को देखा जो तेजी से आया और उसके पेट के आर पार मुका मार दिया। फिर उसने कुछ पकड़ा और खा लिया। स्कोर, बड़ी जीत। वो क्रिस्टल मेरी मुट्ठी जितना बड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना पेट सहलाया, पूरी संतुष्टि के साथ। उसके बाद मेरा ट्रक बॉडी और भी ज्यादा चमकने लगा। ये क्रिस्टल उन सभी वुल्फ क्रिस्टल्स से बड़ा था जो मैंने पहले खाए थे। मेरी ताकत देखकर होंगक्वान ने कहा, चलो बाकी इन बीस्ट्स को खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे। मैं भी लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन मैं सच में लड़ने का प्लान नहीं कर रहा था। अभी सिर्फ मुझे पता है कि पावर क्रिस्टल्स को अपग्रेड किया जा सकता है। अभी तक किसी और को इसकी खबर नहीं है। मेरे आने से पहले ये ग्रुप पहले से ही स्टील बीस्ट से लड़ रहा था। जमीन पर करीब 7 या 8 बड़े जानवरों की लाशें पड़ी थी। मैं इन्हें यूं ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, धन्यवाद। मैं इसे अब्सॉर्ब करके आता हूँ, फिर मदद करता हूँ। मैं मन ही मन सोचता रहा जबकि मैं उन्हें उठाकर फेंकने लगा। सारे क्रिस्टल्स लेने के बाद मेरी ओरा फिर से बदल गई। मेरा लाल बॉडी और भी गहरा हो गया। पहले के छोटे खुले हिस्से गायब हो गए पूरी तरह से। मैं अब और ज्यादा टफ और सिंपल दिख रहा था। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। एक तेज डैश। मेरी मुट्ठी ने हवा में धमाकों की एक लड़ी बना दी, फिर जोर से एलिफेंट पर जा लगी। दर्जनों टन का एलिफेंट एक ही मुक्के में गिर गया। होंगक्वान ने उस मैच को गिरते देखा और एलिफेंट भी हैरान लग रहा था। क्या इंतजार कर रहे हो? दिल पर निशाना लगाओ। जब होंगक्वान अभी भी शौक में था, वो फिर से पूरी ताकत के साथ कूद पड़ा और लड़ाई में शामिल हो गया। एलिफेंट के शरीर पर और ज्यादा मुट्ठियों के निशान पड़ने लगे। ब्लेड के घावों ने उसके टस्क तक तोड़ दिए। वांग कुआन ने एलिफेंट के सीने पर दर्जनों बार वार किया। ऐसा लग रहा था कि वो बस अब टूटने ही वाला है। मैंने पीछे से उसे आर पार भेज दिया, फिर उससे कहा, पहले बाकी लोगों की मदद करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर मैंने उसके दिल को मुक्का मारकर भेज दिया। क्रिस्टल पकड़ा और 1 सेकंड से भी कम समय में उसे निगल लिया। ये काफी अच्छा हॉल था। फिर बिना कुछ कहे मैं अगले बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ा। अपनी पिछली जिंदगी में मैक लोगों को पावर क्रिस्टल्स का असली इस्तेमाल अगले महीने पता चलता, इसलिए मैं पूरी तरह तय कर चुका हूं कि इस डिजास्टर के दौरान होंगक्वान से जितना हो सके सब निकाल लूं। असल में तुम क्या चलाते हो वही तय करता है कि तुम कितने मजबूत हो। चाहे कोई बाइक कितनी भी खतरनाक हो, चाहे कितना भी इवॉल्व कर ले, आखिर कितनी ताकत पा सकती है। मेरा हैवी ट्रक पहले से ही पावर के मामले में टॉप टियर है। नॉर्मल व्हीकल्स को मेरे बेस लेवल तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन होंगक्वान के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ये आदमी पागल है। कौन उसके 100 टन के माइनिंग ट्रक के मुक्के से बच सकता है? वो पूरी तरह पीक पर है। पूरी दुनिया में और अपग्रेड्स के बाद भी शायद ही कोई उसके बराबर हो। आखिर कौन उसका मुकाबला कर सकता है? आधे घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई। होंगक्वान चिल्लाया, सब पीछे हटो। और मैंने कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं पीछे कवर करूंगा। होंगक्वान की आंखों में आंसू आ गए। ख्याल रखना भाई, हम आगे तुम्हारा इंतजार करेंगे। हुआन कुआन अपने पूरे ग्रुप के साथ चला गया। मैंने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। स्टील बीस्ट तो खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ लाशें थी जिन्हें मैंने चेक नहीं किया था, तो मैंने बैटलफील्ड साफ करना शुरू कर दिया। क्रिस्टल निगलने के बाद मेरे शरीर के मार्किंग्स और भी साफ हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई डिजाइन बनने वाला है। सेकंड एवोल्यूशन पूरा हो गया। मेरा मेज फॉर्म अब ज्यादा रिफाइंड दिख रहा था। पीछे के टायर्स गायब हो गए थे। अब सब कुछ जलते हुए लाल लोहे जैसा था। मेरे सिर पर अब चेहरे के फीचर्स आ गए थे। मांसपेशियां उभर आई थी। मेरे शरीर में एक साफ वेस्ट लाइन थी। मैं और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन तब भी ये काफी नहीं था कि मैं एक असली मेच वॉरियर बन सकूं। तुम्हें कम से कम 5 बार इवॉल्व करना पड़ता है, तभी तुम इस डिजास्टर में मुश्किल से सर्वाइव कर सकते हो। जब बाकी लोगों के पास ये जानकारी नहीं है, मुझे अपनी एवोल्यूशन तेज करनी होगी। एक असली मैच वॉरियर बनना होगा। फिर मैं व्हीकल फॉर्म में बदला, गैस पूरा दबाया और होंगक्वान की टीम के पीछे निकल पड़ा। मैं इस कैश काऊ को छोड़ नहीं सकता। उनके पास पहुंचने के बाद मैंने महसूस किया कि माहौल बहुत अजीब था। होंगक्वान को छोड़कर बाकी सब परेशान दिख रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि होंगक्वान अपने एक दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। सबने देखा था कि पिछली लड़ाई कितनी खतरनाक थी। ब्रदर वांग, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे परिवार हम पर डिपेंड करते हैं। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। होंगक्वान अंदर से घबरा गया। वो चिल्लाया, हर एक को और 50,000। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को 1 मिलियन मिलेगा। तुम जानते हो मैं कैसा हूँ। तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ। माफ करना ब्रदर वांग, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर हैं। मैं पैसे के लिए मरना नहीं चाहता। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन अपनी स्किल्स से मैं खुद कमा लूंगा। इन शब्दों ने हुआंग कुआन की टीम को अचानक कुछ समझा दिया। हाँ, हम सब अब मेस्ड हैं। सिर्फ एक दिन सामान ढोने से ही अच्छा पैसा मिल रहा है। जब हुआंग कुआन निराश था, मैं आगे बढ़ा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सच में? तुम सच्चे दोस्त हो, हुआंग कुआन ने कृतज्ञता से कहा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपनी कैलकुलेशन कर रहा था। पिछली जिंदगी में जब हुआंग कुआन चिंग जो गया था, उसे एक लेजेंडरी वेपन मिला था, एक सुपरहीटेड
ग्रेट जायंट स्वॉर्ड। उस तलवार ने उसे अपने लेवल के किसी भी इंसान के खिलाफ अजेय बना दिया था। वो हायर लेवल लोगों से भी लड़ सकता था। अगर मुझे वो वेपन पहले मिल गया तो इस बार मैं सच में लेजेंड बन जाऊंगा। लेकिन हम बस कुछ ही कदम चले थे और शैन हुआन बड़ी लड़ाई के बाद भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था। इस सुअर दिमाग वाले आदमी ने थोड़ी देर सोचा और समझा कि अब जब हम मैक्स हैं तो हमें गैसोलीन से फ्यूल लेना चाहिए। तो बिना सोचे उसने मुझे एक गैस स्टेशन तक खींच लिया, 98 ऑक्टेन का एक बैरल उठाया और उसे पीना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जब उसने चलने की कोशिश की उसका पेट गरजने और गूंजने लगा। मैं तो हंसते हंसते अपना ऑयल ही निकाल देता लगभग। मैंने उसे तुरंत कहा, शायद तुमने इसे अभी तक पचाया नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तभी कुछ स्टील मुर्गे आ गए। ये मैकेनिकल जानवर हमेशा मेच आदमी को देखते ही झुंड में हमला करते थे। 1 मीटर से ज्यादा लंबा एक मुर्गा हुआंग कुआन ने मक्खी की तरह पटक दिया। उसने उसे एक ही थप्पड़ में मार दिया। मैंने मजाक किया, शायद कुछ चिकन तुम्हें भर देगा। फिर मैंने एक स्टील मुर्गा पकड़ा और उसे फाड़ डाला। हुआंग कुआन के पास कोई चॉइस नहीं था। उसने अपने दांतों को मेटल चिकन पर रिस्क में डालते हुए खाना शुरू किया। एक पूरा स्टील मुर्गा खाने के बाद उसकी भूख थोड़ी कम हुई। जैसे ही वह मेरे साथ अच्छी खबर शेयर करने वाला था उसने देखा मैंने सिर्फ स्टील मुर्गे से पावर सोर्स निकाला और बाकी को छुआ तक नहीं। तब हुआंग कुआन को समझ आया और उसने मुझे गाली दी, तू हरामी, तू धोखेबाज, मुझे बेकार में गैस पिला दी और तूने पीछे से इतने सारे पावर सोर्सेज खा लिए। कोई हैरानी नहीं कि तू लंबा हो गया है। हुआंग कुआन ने देखा कि मैं सुबह सिर्फ 15 मीटर था और ज्यादा लंबा भी नहीं था। कुछ बड़े व्हील्स अभी भी बाहर दिख रहे थे। अब ध्यान से देखने पर मैं 16 मीटर से ज्यादा लंबा था, चमकीले रंग के साथ और भारी बॉडी के साथ। मेरी ज्यादातर कार पार्ट्स लगभग गायब हो चुकी थी। बिल्कुल किसी मूवी के मेटा जैसा लग रहा था। ये काफी साफ है। पावर सोर्सेज ऑटोबॉट्स के लिए खाने जैसे होते हैं। हुआंग कुआन थोड़ा परेशान हुआ, फिर भी उसने क्यूरियोसिटी से मुझसे पूछा, सभी आयरन बीस्ट्स में ये होते हैं? मैंने कहा, सिर्फ आयरन बीस्ट्स नहीं, हमारे अंदर भी होते हैं। ये क्रिस्टल जानवर के दिल जैसा होता है। ये शरीर को प्रोटेक्ट करता है और मजबूत बनाता है। और जितना मजबूत आयरन बीस्ट होगा उतना बड़ा पावर सोर्स होगा। ये कहने के बाद मैं सीधे उसकी तरफ घूरने लगा। अब जब तुम ये सीक्रेट्स जान गए हो हुआंग, क्या तुम अब भी मेरे साथ आना चाहते हो? क्या तूने मेरे इतने सारे क्रिस्टल्स खा लिए? जब तक वापस नहीं करता भागने के बारे में मत सोचना। मैं हंसा और आगे बढ़ गया। मुझे पता था कि वह धोखा खाने से नहीं डरता, बस अंधे होकर धोखा खाने से डरता है। मैं बिना किसी शर्त के उसकी मदद कर रहा था, शायद वही उसे थोड़ा डरा रहा था। रास्ते में हुआन कुआन ने इवोल्यूशन के बारे में कुछ बातें पूछी। मैंने उसे सब कुछ बताया जो मैं जानता था, जिसमें 5 इवोल्यूशंस के बाद की ब्लैक कार भी शामिल थी। अपने सीने को देखते हुए कार का 3/5वां हिस्सा पहले ही दिखाई दे चुका था। हुआंग कुआन का चेहरा ये देखकर फड़क गया। तबाही और भी बढ़ रही थी। दोपहर का आसमान घने काले बादलों से भर गया था। किसी को नहीं पता था कि जानवरों के अलावा बादल भी स्टील में बदल रहे थे। बिना सूरज की रोशनी के पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। हर दिन ठंड बढ़ती जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में सतह का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाएगा। न बिजली, न पानी, न गर्म रहने का तरीका, न फसल उगाने का तरीका। जैसे ही खाना खत्म होगा आम लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। जहां तक ये सवाल है कि भारी बादल गिरते क्यों नहीं, किसी को नहीं पता। मेरी पिछली जिंदगी में किसी ने बादलों को भेज दिया था, एक एलिट टीम को ऊपर भेजा था, लेकिन उनका क्या हुआ ये आज तक अज्ञात है। कुछ घंटों बाद और ज्यादा अंधेरा हो गया। बादलों ने सूरज को ढक लिया था, लेकिन सूरज गायब नहीं हुआ था। हल्की रोशनी में शहर धुंधला और पीला लग रहा था। तुम मुश्किल से अपने आसपास देख सकते थे। रात में पूरा अंधेरा छा जाता था। हम अपनी हाई बीम्स के साथ आगे बढ़ते रहे। अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाहर निकला। एक आदमी चिल्ला रहा था और हमारी तरफ भाग रहा था। उसके पीछे काले स्टील चूहों की बाढ़ थी। वो वांग कुआन का दोस्त यांग फैन था। वांग कुआन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, फिर मुड़ा और तेजी से भागा। यार, इतने सारे चूहों के साथ हम सब जानते थे क्या होने वाला है। कुछ ही देर में हम एक गैस स्टेशन तक पहुंच गए जो हमसे 50 मीटर पीछे था। चूहे अभी भी पीछे लगे हुए थे। मैंने अपने आयरन फिस्ट जमीन में दे मारे। एक बड़ा क्रेटर खुल गया और गैस फव्वारे की तरह बाहर निकली। हवा गैसोलीन की गंध से भर गई। मैंने अपनी ब्लेड निकाली और उसे फेंक दिया। उसके टेढ़े किनारे जमीन से टकराकर चिंगारियां निकालने लगे और पूरे स्टेशन में जल्दी आग लग गई। तीव्र गर्मी ने ज्यादातर चूहों को पिघला दिया। हम तीनों आखिरकार शहर से बाहर निकल गए। मेट्रोइड के घोंसले से बचने के बाद मैंने यांग फैन को कार में आने दिया। हम सीधे हाईवे की तरफ निकल पड़े। अंदर पहुंचते ही मैंने स्पीड धीमी कर दी ताकि हुआंग कुआन के साथ मैच कर सकूं। हम रास्ते में बातें करते रहे। जल्द ही पूरी तरह अंधेरा हो गया। सड़क किनारे और लोग दिखाई देने लगे। सभी शहर से भाग रहे थे। क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? हुआंग कुआन ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा। यहाँ बहुत पहाड़ हैं, जंगली बीस्ट हो सकते हैं। आगे 80 किलोमीटर पर एक सर्विस एरिया है, चलो वहाँ रुकते हैं। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमें सर्विस एरिया दिखाई दिया। सैकड़ों लोग वहाँ जमा थे। मालिक सबको लूट रहा था। खाने की कीमतें 10 गुना बढ़ा दी गई थी। एक नॉर्मल आदमी को तो पीट दिया जाता, लेकिन मालिक एक वैन मेचा था जिसके पास बैकअप के लिए दर्जन भर ट्रक मेचास थे। जैसे ही मैं पहुंचा एक वर्कर मेरे पास आया। अरे भाई, उसने ठंडे लहजे में कहा, गैस चाहिए या रूम? नई कार बिना प्लेट्स के देखकर वो लालची हो गया। यांग फैन को पहले कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी घड़ी उतारी और उसे दे दी। ये घड़ी 15 लाख की है। हमारी दोनों टीमों का ध्यान रखना और जाते समय हमारे लिए कुछ खाना पैक कर देना। लेकिन अगले ही सेकंड उस आदमी ने घड़ी जेब में डाल ली और कहा कि वो सिर्फ कैश लेते हैं। जब यांग फैन ने वापस लेने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर हटा दिया गया। इतना ही नहीं, वो आदमी उस पर चिल्लाने लगा। यांग फैन ने इतना बेखौफ आदमी कभी नहीं देखा था। वो पूरी तरह स्टंट रह गया। जैसे ही वर्कर चिल्लाया, कुछ मेटास वहां आ गए। वे बहुत बड़े थे, सभी कम से कम 10 मीटर ऊंचे। मालिक भी
भी आ गया और बेशर्मी से चिल्लाया, तुम लोग मेरे नए ट्रक पर क्या कर रहे हो? अभी तुरंत नीचे उतरो। कमाल है, इस बार तो ये लोग मुझे भी लूटना चाहते हैं। एक हैवी ट्रक की कीमत वैन से ज्यादा होती है। 10 मीटर के मेटास से घिरे यांग फैन ने घबराकर निगलते हुए पीछे हटना शुरू किया और मेरी तरफ आया। तुम बेहतर है, इसे संभालो। उनकी बेशर्मी देखकर मैंने खुद को नहीं रोका। मैं जमीन से उठा और मेटा में ट्रांसफॉर्म हो गया। 3 एवोल्यूशंस के बाद मैं लगभग 17 मीटर ऊंचा था। मैंने नीचे उस छोटे वैन को देखा, मुस्कुराया और अचानक अपना पैर उठाया। एक जोरदार क्रैश के साथ वैन का सिर उसके सीने में दब गया। उसके पैर टूट गए। एक पल में वो सिर्फ स्क्रैप मेटल बन गया। फिर मैंने बाकी मेटास की तरफ देखा। वे बिना हिचकिचाए मुड़कर भाग गए। मैं 7 या 8 मीटर आगे छलांग लगाई। कुछ ही सेकंड में मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने एक पंच मारा और एक को बीच से तोड़ दिया। 5 वफादार मेकर्स अभी भी बचे थे, अपने बॉस का बदला लेने की कसम खाते हुए। वे सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपना मुक्का घुमाया, फिर एक फ्लाइंग किक और घुटने से वार किया। 1 मिनट से भी कम समय में सबको खत्म कर दिया। ये लड़ाई भी नहीं थी, ये पूरी तरह स्लॉटर था। कुछ ही समय में सारे मेकास खत्म हो गए। देखने वाले लोग डर गए। उन्हें समझ आ गया कि कुछ लोग शुरू से ही फिनिश लाइन पर पैदा होते हैं। व्हीकल टाइप्स बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। अगली सुबह जल्दी कंपन की आवाज ने सबको जगा दिया। दर्जनों टैंक्स दूर गरज रहे थे। उनके पीछे एक बड़ी आर्म ट्रूप्स की फोर्स थी। हजारों सोल्जर्स के अलावा हजारों आम लोग भी थे। भीड़ हर जगह थी। अंत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने हुआंग कुआन को पकड़ा और भाग गया। डिजास्टर की शुरुआत में ये अब भी मशीन राइडर्स की दुनिया नहीं बनी थी। एम्पायर अभी भी राज कर रहा था। अगर तुम्हें रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स का सामना करना पड़े तो क्या तुम नहीं डरोगे? जब भी एम्पायर किसी मशीन राइडर से मिलता, वो हमेशा उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करता। तुम्हें आजादी चाहिए? हाँ, जरा एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर का सामना करके देखो। जब शेप्ड चार्ज फटता है, तापमान 1000 डिग्री से ऊपर चला जाता है। शुरुआती फेज के मशीन राइडर्स तबाह हो जाते थे। बास्केटबॉल जितना बड़ा छेद बन जाता था। दोपहर के आसपास हम बिलिंग माउंटेन पार्क पहुंच गए। ये पहले एक मशहूर इको पार्क था। यहाँ हर तरह के वुल्फ्स, टाइगर्स और लेपर्ड्स थे और बहुत सारे बड़े जानवर भी। अपनी पिछली जिंदगी की यादों की वजह से मुझे पता था कि पास में एक लैब छिपी हुई है। वहीं हुआंग कुआन को उसकी सुपर हीटेड स्वॉर्ड मिली थी। वो स्टील बीस्ट्स खाने के लिए पागल हो रहा था, इसलिए वो सीधे अंदर घुस गया। एक स्टील बीस्ट पकड़ा, उसे फाड़ दिया, तुरंत 2 हिस्सों में बांट दिया। उसका क्रिस्टल बाहर गिर गया। हुआंग कुआन ने उसे उठाया और तुरंत खा लिया। जल्दी ही उसकी असहनीय भूख कम हो गई। जैसे जैसे हम बीइंग पार्क के करीब पहुंचते गए, हमें और ज्यादा स्टील बीस्ट्स मिलने लगे। शेर, बाघ, हाथी और भी बहुत कुछ। अंत में हुआंग कुआन भी स्ट्रगल करने लगा। मुझे कूदकर बीच में आना पड़ा। हुआंग कुआन हार मानने वाला नहीं था। वो मजबूत था लेकिन तेज नहीं। मेरी तरह एगिल नहीं था, उनसे भाग नहीं सकता था। इस बीच एक लैब के अंदर सफेद कोट में एक आदमी, चांदी जैसे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी, कंडेंस्ड मैटर साइंटिस्ट था। कंडेंस्ड मैटर टेक एक टॉप इंपीरियल प्रोजेक्ट था और यह जल्द ही मानव जाति की किस्मत बदलने वाला था। मेरी पिछली जिंदगी में ओल्ड चान ने इस टेक को क्रिस्टल्स के साथ मिलाकर हथियार बनाए ताकि आम लोग भी लड़ सकें। बस किसी तरह स्टील बीस्ट को रोके रखा। उसके बिना इंसान मशीन राइडर्स के अलावा मर जाते। कोई तरीका नहीं था कि हम बच पाते। तभी एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला विदेशी अचानक 70 या 80 लोगों को लेकर दरवाजों से बाहर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम बाद उनकी चीखें गूंज उठी। स्टील वुल्फ्स का एक झुंड टूट पड़ा और सेकंडों में उन्हें चीर कर रख दिया। यह देखकर वोंग श्याओमिंग ने जल्दी से ब्लास्ट प्रूफ कांच के दरवाजे बंद कर दिए और सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। यह आपदा की शुरुआत में ग्राउंड जीरो था। अब मीलों तक कोई जिंदा आत्मा नहीं है। सड़कों पर लाशें और मशीन के टुकड़े भरे पड़े हैं। अगर यह ब्लास्ट प्रूफ कांच नहीं होता तो वे अब तक मर चुके होते। सब देखते रहे। उनके सहकर्मी बीस्ट्स द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक स्टील वुल्फ आसमान से गिरा, ब्लास्ट डोर्स के सामने आकर टकराया। उसका शरीर मुड़ा, 2 हिस्सों में टूट गया। बस कुछ लोहे की हड्डियां उसे जोड़े हुए थी। फिर कई और धमाके हुए। लैब के बाहर एक छोटा प्लाजा है। सबने एक विशाल लाल आकृति को बाहर लड़ते देखा। वुल्फ्स लगातार उस पर टूट रहे थे, मीच को काट रहे थे, लेकिन वह हर एक को एक मुक्के से चूर कर देता। जमीन हिल जाती, हर जगह गड्ढे बन जाते। बस कुछ ही मिनटों में जगह स्टील बीस्ट्स की लाशों से भर गई। वुल्फ्स को साफ करने के बाद मैं दरवाजे तक भागा, हांफते हुए चिल्लाया, अंदर कोई है? दरवाजे खुले। लोगों का एक झुंड बाहर दौड़ा। मैंने भीड़ को देखा, शांत होकर पूछा, डॉक्टर ओल्ड चून कौन है? एक बूढ़ा आदमी उलझन में आगे आया। मैंने कहा, समय कम है, मैं इसे जल्दी कहता हूँ। मुझे पता है कंडेंस्ड मैटर टेक से ब्रेक थ्रू कैसे करना है। यह इलाका स्टील बीस्ट से भरा है। मैं तुम्हें सबको बचाते हुए लड़ नहीं सका, लेकिन मैं तुम्हें नियमित खाना ला सकता हूँ जब तक एम्पायर मदद नहीं भेजता। वांग श्याओमिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं एम्पायर से नहीं हूँ तो तुम्हें क्या चाहिए? अभी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद कर रहा हूँ। मुझे कुछ चाहिए ही होगा और मैं इसे छिपा नहीं रहा। मैंने कहा कि मैं उन्हें ब्रेक थ्रू दूंगा और उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन उन्हें मेरे लिए एक हथियार बनाना होगा। चिंता मत करो, तुम लोग इसे बना सकते हो। पिछली जिंदगी में हुआंग कुआन ने यहाँ उनकी मदद की थी। उनके लिए स्टील बीस्ट पकड़े थे, अध्ययन के लिए। दुनिया को हिला दिया था। उम्मीद नहीं थी कि क्रिस्टल्स की वजह से ओल्ड चन ने ब्रेक थ्रू किया और प्रोजेक्ट की सबसे बेहतरीन टेक से उसके लिए एक लंबी तलवार बनाई। उसे फ्लेम डीमन कहा गया, एक तलवार जो बेहद गर्म हो सकती थी। हुआंग कुआन पहले से ही विशाल था, लेकिन पूरे देश में कई मेक राइडर्स उससे भी लंबे थे। वह लैंड वर गॉड इसलिए बना क्योंकि उस ब्लेड की वजह से उस तलवार ने सब बदल दिया। मैं भाग्यशाली था कि पिछली जिंदगी में इसे देखा। एक साधारण वॉर से उसने एक बड़े स्टील बीस्ट को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन यह बहुत महंगा और दुर्लभ सामग्री से बना था। दुनिया में इसके जैसे ज्यादा नहीं थे। अगर मुझे बड़े दुश्मनों से लड़ना है तो मुझे यह टॉप टियर हथियार चाहिए। कुछ सेकंड सोचने के बाद ओल्ड चुन ने कहा, अगर
सब कुछ वैसा है जैसा तुम कह रहे हो। मैं तुरंत सिर हिलाया, यंगफान को यहाँ छोड़ा और अपने कुछ कीमती इंस्टेंट नूडल्स उन्हें दे दिए। फिर मुड़ा और वांग को चिल्लाया, जो अभी भी लड़ रहा था, मुझे एक स्टील बीस्ट फेंको। हुआंग कुआन ने एक स्टील बीस्ट उठाया और दर्जनों मीटर दूर से उछाल दिया। मैंने उसे एक हाथ से पकड़ा और वहीं कुचल दिया। स्टील बीस्ट्स में एक चीज होती है जिसे क्रिस्टल कहते हैं। हम मेक राइडर्स के पास भी एक होता है। ये हमारा कोर पावर सोर्स है। ये तुम्हें टेक में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। खाने के अलावा मैं कुछ फायरवर्क्स भी लाया हूँ। जब तुम ब्रेक थ्रू कर लो तो उन्हें जला देना। जब मैं सुनूंगा मैं आ जाऊंगा। फिर हम हथियार बनाने की बात करेंगे। ओल्ड चान ने जोर से सिर हिलाया। आंखों में उत्साह जल रहा था। स्टील बीस्ट का अध्ययन करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वांग योमिंग भी उत्साहित दिख रहा था। उसे कुछ और बीस्ट चाहिए थे, लेकिन पलक झपकते ही हंगुआन स्टील मंकीज से गिर गया। बड़ा आकार मतलब बड़ी ताकत, इसलिए खत्म करने के बाद मैं दौड़कर वहां पहुंचा। हम लड़ते और भागते रहे। 10 किलोमीटर से ज्यादा कवर किया। वे मंकीज सच में कभी हार नहीं मानते, बस कुछ क्रिस्टल्स चुराने के लिए। चलो। हुआंग हाफते हुए बैठ गया, मुट्ठी भर क्रिस्टल्स पकड़े हुए, करीब 20 या 30। और यही वजह थी कि पूरा मंकी झुंड हमारे पीछे पड़ा था। वह लगातार क्रिस्टल्स अपने मुंह में डालता रहा, जोर से चबाते हुए। हुआंग ने उन्हें सीधे चबा डाला। मैंने कुछ मुट्ठी जितने बड़े क्रिस्टल्स निकाले और कहा, क्या तुम थोड़ा और कोशिश नहीं कर सकते? एक एवोल्यूशन भी नहीं और खुद को मंकी कहते हो। इन छोटे वालों में कितनी ऊर्जा हो सकती है। अगली बार ऊंचा निशाना लगाना, नहीं तो अगर तुम मेरे साथ फिर बाहर गए तो मुझे मानने में शर्म आएगी कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरा नया लक्ष्य इवॉल्व्ड स्टील बीस्ट्स है। इनमें से कोई भी एक में सामान्य वालों से कहीं ज्यादा शक्ति होती है। अब और बात नहीं। मैंने हुआंग कुआन को खींचकर उठाया ताकि शिकार जारी रखें, अपनी एवोल्यूशन को लेवल अप करें। फिर हम बीलिंग पार्क के गेट्स पर पहुंचे। सबसे पहले जो हमने देखा वह एक विशाल मगरमच्छ था। मैं एक झटके में उसकी ओर दौड़ा, उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। कई टन वजनी वांग कुआन उस मगरमच्छ पर बैठ गया। मगरमच्छ दर्द से गरजा। मैंने उसका मुंह खोलकर उसे चीर दिया। एक जोरदार चटक की आवाज सुनी, उसके जबड़े फाड़ दिए। हुआंग कुआंग ने उसके मुंह से क्रिस्टल निकाल लिया। इन दिनों हमने 6 या 7 समूह स्टील बीस्ट्स के फंसा लिए हैं। दर्जनों को गिराया, सभी बहुत विशाल। हर क्रिस्टल में और भी ज्यादा ऊर्जा भरी हुई। शायद वे बहुत बड़े हैं, इससे उन्हें इवॉल्व करना कठिन हो जाता है। इतने क्रिस्टल्स के बाद भी वांग कुआन केवल 2 बार इवॉल्व हुआ। मेरे जैसा नहीं जिसने पिछले हफ्ते 4 बार किया। 17.5 मीटर ऊंचा खड़ा। एक और मैं पूरी तरह वयस्क हो जाऊंगा। अचानक एक गर्जना गूंजी। सामने की एक इमारत ढह गई। मगरमच्छों का झुंड बाहर दौड़ा। सबसे बड़ा 20 मीटर से ज्यादा लंबा, लगभग 7 या 8 मीटर ऊंचा। उसकी पीठ पर आधा मीटर लंबे कांटे थे। उसकी पूंछ एक विशाल हथौड़े जैसी थी। वांग कुआन सीधे आगे बढ़ा हमला करने। उसकी विशाल मुट्ठी मगरमच्छ की पीठ पर गिरी। उसने तुरंत उसे चित कर दिया। ताकत के नीचे जमीन भी फट गई। वह लीक मगरमच्छ पहले ही 4 बार इवॉल्व हो चुका था। उसकी पूंछ का हथौड़ा सच में वांग कुआन की जांघ पर जा लगा। जमीन पर गिरकर हुआंग कुआन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। वह तुरंत बगल में लुढ़क गया। अगले ही सेकंड उसकी पिछली जगह पर 2.5 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। अगर वह नहीं बचता उसका शरीर शायद फट जाता। बाकी मगरमच्छों को खत्म करने के बाद मैं वांग कुआन की मदद के लिए दौड़ा। मैंने पास का एक स्ट्रीट लाइट पकड़ा और उससे मगरमच्छ को पीटना शुरू किया। जोरदार टकराने की आवाजें लगातार आती रहीं। आखिरकार वांग कुआन ने मगरमच्छ के पेट को आर पार कर दिया। लेकिन तभी जमीन अचानक जोर से कांपने लगी। दूर एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह असल में एक मगरमच्छ था जो 6 बार इवॉल्व हो चुका था। मुझे पता था हमारी मौजूदा ताकत से हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। क्रिस्टल पकड़ा और तेजी से निकल गया। जल्द ही हम एक खाली रिहायशी इलाके में पहुंचे। वांग कुआन और मैंने अपना लूट गिनना शुरू किया। ये 6 क्रिस्टल्स बड़े आदमी के लिए, ये वाला तुम्हारे लिए। हंग कुआंग ने मुझे आखिरी मगरमच्छ का क्रिस्टल दिया जिसे हमने साथ गिराया था। फिर उसने समझाया, जब मैं ये 6 खा लूंगा तो मैं तीसरी इवोल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। मैंने क्रिस्टल एक ही बार में निगल लिया। जैसे ही वह मेरे पेट में गया, मेरे शरीर की ऊर्जा तुरंत भर गई। अगर पहले मैं पूरा लोहे का था, अब ऐसा लगा जैसे मेरे पास मांस और खून भी है। मैं साफ महसूस कर सकता था कि छोटे छोटे चैनल मेरे पूरे शरीर में बन रहे हैं। क्रिस्टल ऊर्जा उनमें से होकर बह रही थी। फिर वापस क्रिस्टल में बिना रुके चक्र चलता रहा। मेरी ऊंचाई 18 मीटर पर स्थिर हो गई। एक ही विचार से मेरा दाहिना हाथ दरकने और बदलने लगा। बाहर एक गोल बंदूक की नली निकली जिसमें 9 बैरल थे। वांग कुआन चौंक कर उछल पड़ा। तुम्हें क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ सामने की एक चलती इमारत की ओर तान दिया। 1 सेकंड बाद बैरल पागलों की तरह घूमने लगे। सुनहरी गोलियां एक साथ बरस पड़ी। सिर्फ 1 दर्जन सेकंड में इमारत 2 हिस्सों में कट गई। वांग कुआन इतना हैरान था कि उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें ये सारी गोलियां कहां से मिल रही हैं? और ताकत पागलपन है। मैंने अपनी बंदूक की नली से धुआं फूंका और उसे वापस हाथ में बदल दिया। ये लेजर राउंड हैं जो मेरी अंदरूनी क्रिस्टल ऊर्जा से चलते हैं। 5 और एवोल्यूशन के बाद ये लॉर्ड टियर तक पहुंचता है। तब मिसाइलें भी इन्हें नहीं तोड़ सकती। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने अपना हाथ फैलाया और उसे फिर से बंदूक की नली में बदल दिया। इस हथियार के बारे में क्या सोचते हो? लॉर्ड टियर इसे एक शॉट वाले लेजर कैनन में बदल देता है। ये एक ही बार में गगनचुंबी इमारत को 2 हिस्सों में काट देगा। वांग कुआंग ने जोर से निकला। इस बीच लैब में ओल्ड चून चमकते क्रिस्टल को घूर रहा था। फिर अचानक चिल्लाया, ये काम कर गया। कंडेंसेशन टेक आखिरकार टूट गया। उसने क्रिस्टल को ऊंचा उठाया और लैब में सबको चिल्लाकर कहा, ये सिर्फ टेक ब्रेक थ्रू नहीं है, ये पूरी मानवता की उम्मीद है। लैब से आतिशबाजी देकर मैं उसी दिन दोपहर को होंग कुआन के साथ वहां दौड़ा, एक ट्रक भर सप्लाई लेकर। अब जब मैं वेस्ट स्टेज तक इवॉल्व हो चुका हूं, मैंने चौक में स्टील बीस्ट को अपने लेजर शॉट्स से साफ
कर दिया और वे तुरंत गिर गए। ओल्ड चन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने मुझे देखा। उसे पता था मैं इवॉल्व हो चुका हूं। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। अब जब कंडेंसेशन टेक तैयार है, तुम चाहते हो हम कौन सा हथियार बनाएं? एक ब्लेड, एक सुपर हीटेड फ्लेम ब्लेड। मुझे नहीं पता इसमें कौन से खास फीचर्स होने चाहिए, इसलिए मैंने बस वही बताया जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था, रिसर्च सेंटर के ब्लेड्स। तो उन्हें कुछ अंदाजा होना चाहिए, लेकिन जो मैंने उम्मीद नहीं की। इस प्रोजेक्ट का प्रभारी चान का अजय बेटा वोंग शियाओमिंग था। वह बेसमेंट से मशीनें ऊपर लाया, उन्हें मेरे पास लाया और मुझे पूरी तरह स्कैन किया। सब लोग दूरी बनाए हुए थे। वो चीज सच में रेडियोएक्टिव है, बिल्कुल इंसानों के लिए नहीं। अगर ज्यादातर लोग इससे टकरा जाएं तो उनका लीवर और किडनी फेल हो जाएंगे, उनके अंग काम करना बंद कर देंगे। लोगों ने जो कहा उसके मुताबिक ये ब्लेड रॉकेट मटेरियल से बना है। हुआंग कुआंग ने कुछ क्रिस्टल्स उठाए और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। धत, क्या ये मिनी कार्ट जहरीला है या क्या? उसने निगल लिया, लेकिन उसके मेक में इवॉल्व होने का कोई संकेत नहीं था। वो सुन्न सा दिखा। मैं दूर से देख रहा था और एक गहरी हंसी छोड़ दी। सच कहूं तो मुझे वांग कुआन से जलन होती है। उसके पास माइनिंग डंप ट्रक हथियार के रूप में है। सिर्फ वही लोग समझते हैं जो अपोकलिप्स से बचे हैं कि अच्छी शुरुआत कितनी मायने रखती है। जिन आम लोगों के पास कोई वाहन नहीं है, उनका मरना और भूखा रहना तय है। मोटरसाइकिल, ट्राइक और वैन। वो बाइकर्स कभी बेसिक जरूरतों की चिंता नहीं करते, लेकिन लड़ाई में कमजोर होते हैं। वो रोड वॉरियर ट्राइब के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। हमेशा लड़ाई में कैनन फोडर, मिड लेवल बाइकर्स फैमिली कार चलाते हैं। इस न बहुत मजबूत न बहुत कमजोर। ऊपर जाने की गुंजाइश मुश्किल से होती है। बस कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। ज्यादातर सामान्य जिंदगी जीते हैं। भारी ट्रक, बड़े एक्सकेवेटर, ऑफ रोडर्स और बुलडोजर ही असली ताकत है। सिर्फ ऐसे बाइकर्स ही इस अराजकता में अपनी जगह बना सकते हैं। रिसर्च सेंटर के न्यूक्लियर प्रूफ दरवाजे आखिरकार खुल गए। यंग फन और वोंग शियाओमिंग बाहर आए। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। बाकी सब लोग इस हथियार के लिए फर्श पर सो रहे थे। कई दिनों से उन्होंने नींद नहीं ली थी। सबने वोंग शियाओमिंग की मदद की। जल्द ही दोनों एक काला तलवार का हैंडल लेकर आए। पूरा काला, लगभग 2.5 मीटर लंबा। एक सिरा गोल था, दूसरा ड्रैगन का सिर, मुंह पूरी तरह खुला। वोंग शियाओमिंग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। बस इसे आजमा कर देखो, इसके पास वाले स्विच को दबाओ। तो मैंने उसकी बात मानी और हल्के से स्विच दबाया। फिर अगले ही सेकंड मेरी अंदरूनी क्रिस्टल ऊर्जा का 1/4 तुरंत खत्म हो गया। वो मेरी बांग से होते हुए ब्लेड के ड्रैगन मुंह में बह गया। अचानक एक विशाल रोशनी की किरण बाहर निकली। वो 8 मीटर लंबी हो गई, एक लाल ब्लेड का रूप लेते हुए। गर्मी की लहर मेरी तरफ आई। वोंग शियाओमिंग जल्दी से पीछे हट गया, समझाते हुए कि यह तलवार अपने मालिक की क्रिस्टल ऊर्जा को सोखती है, उसे हैंडल के अंदर बदलती है और एक जलती हुई ब्लेड बनाती है। ये ठोस नहीं है, लेकिन बेहद गर्म और घनी है। इस लाइट ब्लेड के 3 सेटिंग्स हैं। पहला 1500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 5000 डिग्री, तीसरा 10,000 से ऊपर। मैंने अपने पैरों से एक जोरदार धक्का दिया और सीधे 3 मंजिला इमारत की ओर दौड़ा। बिना एक शब्द के मैंने लाल चमक के साथ वार किया। ब्लेड चमकी और 3 मंजिला इमारत 2 हिस्सों में कट गई। अब यह है असली हथियार। मैंने ब्लेड को देखा, बहुत संतुष्ट। बस एक कमी, ये क्रिस्टल ऊर्जा बहुत तेजी से खाता है। सबसे हल्की सेटिंग पर एक वार ने मेरी 10वां हिस्सा ऊर्जा खत्म कर दी। कुछ वार और मैं लगभग खाली हो गया। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक ही वार कर सकता हूँ, क्योंकि ये तभी चलता है जब मैं इसमें क्रिस्टल ऊर्जा डालता हूँ। चलो इसे ग्राइंडर कहते हैं। मैंने शांति से मुंह खोला और अपने पिछले जीवन का नाम कहा। ग्राइंडर, बढ़िया नाम। वांग कुआन हैरानी से देखता रह गया। ये तलवार तो कमाल है। उस वार के सामने कौन टिक सकता है? ये पूरी गेम बदल देती है। अगर दुर्लभ सामग्री की समस्या ना होती तो वांग कुआन जरूर एक और चाहता। अचानक आसमान में आवाज आई। ऊपर देखा, एक हथियार बंद हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर घूम रहा था। कुछ सेकंड मंडराने के बाद वो अचानक एक इमारत से टकरा गया। जब सबको लगा कि हेलीकॉप्टर खत्म हो गया, अगले ही सेकंड वो छत पर एक मेक में बदल गया। अचानक उस मेक ने अपना सिर घुमाया और सैकड़ों मीटर दूर लैब की ओर देखा। हंगन ने पहले भी चीजें देखी थी। बस एक नजर में मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। रुक, वो एक मॉडिफाइड अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें कोई वेपन सिस्टम नहीं है। लेकिन अगले ही सेकंड यांगफन उछलकर खड़ा हुआ और अपने दोस्त को हाथ हिलाया। इधर आओ, मैं समझाता हूँ। उसने वांग कुआन और मुझे भी समझाया। कहा, ये मेरा कजिन है यांग। ये हेलीकॉप्टर एक रिटायर्ड मॉडल है। इसके हथियार बहुत पहले हटा दिए गए थे। मेरा कजिन सेना में पायलट था। उसने इसे अपने संपर्कों से हासिल किया। ये बस दिखने में अटैक चॉपर जैसा है, असल में ये लगभग एक सामान्य सिविलियन जैसा है। ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, धत, यांग आओ बहुत तेज है। वो सेकंडों में हमारे सामने उतर गया। यांग फैन से मिलने के बाद उसने उस इमारत की ओर देखा जिसे मैंने अब भी काटा था। उसकी आंख हल्की सी फड़क गई। यंगफन ने हमारा परिचय कराया और हम जल्दी ही एक दूसरे से परिचित हो गए। असल में मैं यंगो को भी काफी अच्छे से जानता हूँ। भविष्य में वो बड़ा नाम बनने वाला है। देश में हेलीकॉप्टर दुर्लभ है, अटैक वाले तो और भी ज्यादा दुर्लभ। उन्हें पाना हंगोन के इलाके के माइनिंग ट्रक से भी मुश्किल है। कैटेक्लिज्म ने आसमान को घने बादलों से ढक दिया है। हर जगह मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। सारी उड़ानें बंद हो गई हैं। लंबी दूरी के हेलीकॉप्टर अब सबसे तेज हैं। जमीन का सफर मुकाबला नहीं कर सकता। वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पकड़ते हैं। तो उत्तर से दक्षिण बस कुछ घंटे। यांग ए ने यंग फैन को लिया और चिंगजो की ओर उत्तर की तरफ निकल गया। जाने से पहले यंग आओ मुड़ा और इंस्टीट्यूट में सबको बताया। 10 मिनट पहले मैंने क्योटो हेलीकॉप्टर को यहाँ आते हुए देखा। वो तुम्हें लेने आ रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों। लेकिन यांग फान काफी निराश दिखा। वो इंस्टीट्यूट के सभी लोगों को चिंगजो ले जाना चाहता था। उसने उनके साथ कुछ दिन बिताए थे। वो समझ चुका था कि वो सॉलिड स्टेट टेक कितनी पागल है। ये पूरा गेम बदलने वाली है। और ऊपर से वांग शियाओमिंग, वो जीनियस हथियार डिजाइनर। अभी के लिए ये सब छोड़ो, जरा सोचो, दर्जनों वैज्ञानिक पीछे छूट जाएंगे। यांग फन ने उसी वक्त डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। अगर यांग आ ने उसे ये नहीं बताया होता
कि एम्पायर का हेलीकॉप्टर आ रहा है तो वो आज ओल्ड चून और वोंग शियामिन को साथ ले जाता। यांगफन और उनके जाने के बाद मैंने तुरंत हुआंग को पकड़ा और निकलने की तैयारी की। कैटाक्लिज्म की शुरुआत में बहुत मौके होते हैं। मैं सच में नहीं चाहता कि एम्पायर मुझे बहुत जल्दी भर्ती कर ले। हम निकलने के थोड़ी देर बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक दस्ता आ गया। 15 हेलीकॉप्टर। उनके काले शरीर बंदूक की नालों और गोले से ढके हुए थे। रिसर्चर हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे। कुछ तो लगभग रो पड़े। कैमो में सैनिकों का एक समूह हेलीकॉप्टर से उतरा। सबके पास मशीन गन थी। लीड अधिकारी ने काले चश्मे पहने थे। मैं एम्पायर की तरफ से तुम्हें लेने आया हूँ। जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ो। मैं तुम्हें इंपीरियल राजधानी ले जाऊंगा। इंस्टीट्यूट की ओर देखते हुए ओल्ड चान गहराई से भौहें सिकोड़ ली। यहाँ के उपकरण का क्या होगा? माफ करना, हम इसे नहीं ले जा सकते। सबसे अच्छा यही है कि इसे नष्ट कर दिया जाए। ये सुनकर रिसर्चर घबरा गए। नहीं, यहाँ का सामान अनमोल है, बहुत ज्यादा कीमती। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। जंग शेमिंग के बेसमेंट में बॉम्ब प्रूफ कोड लॉक है। कोई अंदर नहीं जा सकता। सही समय पर हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, चढ़ो और समय बर्बाद मत करो। इसी दौरान पार्क के पास एक मोहल्ले में मैं होंग कुआन के साथ रुका। मैंने हुआंग कुआन से कहा, जैसे ही वो उड़ान भरेंगे हम सारा सामान चुरा लेंगे। जैसे ही हमें सामग्री मिल जाए हम वांग शोमिंग को उठा लेंगे और उससे हमारे लिए हथियार बनवाएंगे। सच कहूं तो सामान चुराना भी हमारे लिए काम का है, लेकिन मेरे अपने कारण है। मैं नहीं चाहता कि फ्लेम डीमन जैसे हथियार एम्पायर के हाथों में जाएं। इंपीरियल राजधानी अभी अराजकता में है। नए पावर प्लेयर्स उभर रहे हैं। उन्हें अब भी नहीं पता कि वांग शियोमिंग ने फ्लेम डीमन बनाया है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा वो उपकरण लेने आएंगे और डेटा और मशीनें ले जाएंगे। बहुत जल्द हम दूसरा या तीसरा फ्लेम डीमन देखेंगे जो आयरन बीस्ट को मार रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इन्हें उन बाइकर्स पर इस्तेमाल करें जो झुकेंगे नहीं तो वो डरावना है। आधे घंटे बाद हमें यकीन हो गया कि एम्पायर वाले जा चुके हैं। मैं होंग क्वान के साथ चुपके से लैब में गया। होंग क्वान ने मुक्का मारा और न्यूक्लियर प्रूफ कांच टूट गया। लेकिन फिर अगला दृश्य हम दोनों के लिए अजीब था। होंग क्वान खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये दरवाजा बहुत छोटा है, अब और बात नहीं। मैंने तुरंत फ्लेम डीमन निकाला। ताकत एक सर बढ़ाई। ब्लेड लाल चमका और मैंने इसे इंस्टीट्यूट की छत पर मारा। जल्द ही हमने इसे काट दिया। अंदर का ढांचा दिखने लगा। सैकड़ों कंप्यूटर और विशाल मशीनें 3 या 4 मीटर ऊंची। ढेर सारे ट्रांजिस्टर और सील दस्तावेज। फिर मैंने होंग कुआन से कहा, सब कुछ पैक करना शुरू करें। 10 मिनट बाद भूमिगत लैब पूरी तरह खाली हो गया। इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद हम तुरंत नहीं निकले। एक जगह ढूंढी और सब कुछ दफना दिया। अभी के लिए शांत रहना बेहतर है। पहले थोड़ा आराम करते हैं। अगले दिन हम डीप नॉर्थ शहर छोड़ गए। अगला ठिकाना हंडोंग, एक टॉप टियर शहर, आबादी 60 मिलियन। हाईवे पर होंग क्वान ने पूछा, तुम चिंगजो जाने के लिए जल्दी कर रहे थे, क्या वो कुछ जरूरी था? वो सच में जरूरी था, अब उतना नहीं। ये सुनकर होंग क्वांग उत्साहित हो गया। अगर जरूरी नहीं है तो चलो कुछ समय हंडोंग में बिताते हैं और मॉन्स्टर्स को साफ करते हैं। लेवल बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब वो आयरन बीस्ट्स इवोल्व हो जाते हैं उन्हें मारना एक बुरा सपना बन जाता है। अभी मजबूत बनने पर ध्यान देते हैं। एक दिन बाद हम हैंडोंग में दाखिल हुए। हम तुरंत राजधानी की ओर नहीं गए, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे मुसीबत सामने आ गई। हर जगह रोड ब्लॉक। दर्जनों बाइकर रोबोट्स हमें घूर रहे थे। सबके हाथ में नई असॉल्ट राइफल्स। उन्होंने हमें सड़क पर घेर लिया। ये बाइकर बोट्स हर आकार के थे, वैन, सेडान, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और स्कूटर। मोटो बोट्स इंसान के आकार के थे, छोटे और कम ताकत वाले। एक नीले 9 हाथ वाले अल्टो ने मुझ पर चिल्लाया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लांगक्वांग ने बंदूक की नाल की ओर देखा, पीछे हटा और कहा, अरे आदमी शांत रहो, मैं हुआंग क्वान हूँ। मैं और मेरा भाई डीप नॉर्थ से आए हैं इस आपदा से बचने के लिए। छोटे सफेद साइकिल बोट ने पेन उठाया और हमारी जानकारी एक कागज पर लिख दी। फिर आल्टो ने कहा, इंसानों की रक्षा करना सबका काम है। अब से तुम दोनों भर्ती हो। तुम्हें खाना और रहने की जगह मिलेगी। बस जान लो, यहाँ के सभी गैस स्टेशन हमारे कंट्रोल में है। किसी बाहरी को ईंधन नहीं मिलता। हंगन चुप रह गया। भाई, क्या तुम्हें अपने टैंक की आवाज नहीं सुनाई देती? किससे फर्क पड़ता है, सबके टैंक आवाज करते हैं। और हम यहाँ आयरन बीस्ट के शव भी देते हैं। जब खाओ, पूरा एक खत्म करना, नहीं तो काम नहीं करेगा। हंगन ने मेरी तरफ जवाब के लिए देखा, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने सिर हिलाया और मान गया। नीले अल्टो ने सूंघते हुए कहा, समझदारी भरा फैसला। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे की और रास्ता दिखाया। मैं पीछे पीछे चला। हम वैसे भी आयरन बीस्ट का शिकार करने वाले हैं, तो इन्हें मदद ही कर देते हैं। लगभग 10 मिनट बाद हम सड़क के किनारे पहुंचे। दूर से हर जगह आयरन बीस्ट दिखाई दे रहे थे। हम सीधे अंदर नहीं घुसे, बल्कि एक इमारत के पीछे छिप गए। ब्लू अल्टो ने योजना बताई। गनर बारी बारी से बाएं और दाएं, कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। पहले सड़क का मोड़ लो, फिर टीम एक बाईं तरफ और टीम 2 दाईं तरफ। तुम नए लोग बड़े हो तो पहले तुम जाओ। भागने की कोशिश की तो तुम्हें छलनी बना देंगे। वाह, शुरू होने से पहले ही धमकी। हमने कहा ठीक है। फिर अगले ही सेकंड में अपने मेटा में बदल गया। मैंटिस फिस्ट भी। हम दोनों पीछे खड़े थे, विशाल दिखते हुए। आसमान फिर थोड़ा और अंधेरा हो गया। बंदूक पकड़े बाइकर्स के हाथ कांप रहे थे। बाकी सब बस घूर रहे थे, हैरान। सिर्फ ब्लू अल्टो सड़क की ओर देख रहा था। आगे की सड़क पर नजरें टिकाए। 4 मीटर ऊंचा स्टील बीस्ट, 2 पर रोशनी जली। ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है, सब सतर्क रहो। क्या तुम लोगों ने उन दोनों को देखा? पीछे वाले लोग रोने वाले हैं, कंधे पर थपथपाते हुए। मुड़कर देखो। एटू ने सिर घुमाया। उसे बस अंधेरा दिखाई दिया। वो उलझ गया। यहाँ दीवार कब आ गई? उसने ऊपर देखा, आंखों से दीवार का पीछा किया। 2 विशाल चेहरे उसे घूर रहे थे, एक लाल एक पीला। मिच सूट कला के काम जैसे दिख रहे थे। उनके सीने पर कार और ट्रक का चिन्ह था। हुआंग कुआन हंसा, कैप्टन जेंग सही, तो हम कब निकलते हैं? 2 ने मुश्किल से निकला। बॉस, बस मुझे श्याओ जेंग कहो, मेरे लिए कुछ है, पहले इस लड़ाई को खत्म करते हैं। वो हैरान था। ये दोनों मेक असल में 18 मीटर 20 मीटर ऊंचे थे, सामान्य से कहीं ज्यादा। भारी ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर स्क्वाड पहले दौड़ा, राइफलें चलाते हुए। स्टील बीस्ट्स में छेद हो गए, लेकिन एक को मारने में
दर्जनों गोलियां लगी। हुआंग कुआन ने कहा, अच्छी ट्रेनिंग, काफी दिलचस्प। मैं बस ठंडेपन से देखता रहा। बंदूकें छोटे मैच राइडर्स के लिए होती हैं। ऑटोबॉट्स जब राइफल पकड़ते हैं तो जैसे टूथपिक पकड़ रहे हो। इस टीम में असली सैन्य अनुशासन है। जंगचंग ने ऑटोबॉट्स को आगे बढ़ाया, मरने से नहीं डरे। थोड़ी देर लड़ाई देखने के बाद हंगोन और मैं सड़क पर कूद गए। हुआंग कुआन ने एक स्टील कुत्ते को मुक्का मारा, उसकी रीढ़ धंस गई, पसलियां टूट गई, अंग फट गए। विशाल जानवर घुटनों पर गिर गया, उसने उसके पेट को भी भेद दिया। अंदर का सब कुछ बाहर निकल आया। मैंने गाली दी और 3 मंजिला इमारत पर कूद गया। ओल्ड हैंग, ये क्या है, इतना हिंसक क्यों? लड़ाई पलट गई। मीच राइडर्स गिरते रहे, लाइनें लगभग टूट गई। तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। एक स्टील बीस्ट का सिर फट गया। एक कवासाकी HR मोटो पूरी तरह मॉडिफाइड, कोई उसे चला नहीं रहा था। वो उछला और हवा में ही रूप बदल लिया। 6 फुट ऊंचे हरे मैच में बदल गया। स्थिर उतर गया, हाथ में स्नाइपर। वही दिन था, लेकिन जल्द ही वो 100 से ज्यादा स्टील बीस्ट से घिर गया। उसने अपना हाथ उठाया, उसे बंदूक की नली में बदल दिया। लेजर राउंड्स निकले, 10 सेकंड से भी कम में बरस गए। 100 स्टील बीस्ट कबाड़ बन गए। सब चुप हो गए। हुआंग कुआन के समझाने के बाद हमें पता चला डंग एक अनाथ है, दूसरी पीढ़ी का। जंगचंग पुलिस का कप्तान था। उसने साथियों को इकट्ठा किया, एक बेस बनाया और लोगों की रक्षा की। डेंग ने मेटल बेस्ड क्रिस्टल्स को सोख कर लेवल बढ़ाया। तुरंत वो बॉस से चिपक गया। बॉस, अब मैं आपके साथ हूँ। मैं स्काउटिंग करूंगा, जानकारी जुटाऊंगा और क्रिस्टल्स का शिकार करूंगा। मैं कुछ भी करूंगा। वोंग कुआन ने उसे थप्पड़ मारा। अरे बच्चे, तू मेरा काम छीन रहा है। मैंने बस आंखें घुमा ली। जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा ताकत। डेंग के रास्ता दिखाने पर हम खुले बाजार पहुंचे। यहाँ स्टील बीस्ट्स बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, बहुत व्यवस्थित। जरूर कोई ताकतवर उन्हें चला रहा है। और सच में एक 40 मीटर लंबा आर्मर्ड पाइथन अचानक सामने आया। हथेली जितने स्केल ठंडी चमक के साथ उसके सिर पर एक विशाल ताज का निशान दिखा रहा था कौन बॉस है। मैंने लेजर की बौछार चलाई, चिंगारियां उड़ी लेकिन खरोंच तक नहीं आई। हुआंग कुआन हंसा, तो ये लेजर राइफल इतनी खास नहीं है हाँ? दूर एक ऊंची इमारत पर डेंग चिल्लाया, जल्दी भागो। फिर उसने हमें खड़े देखा और भीड़ हमारी तरफ दौड़ पड़ी। मैंने फ्लेम डेमन ब्लेड निकाला। लान कुआन ने सबसे पहले पाइथन पर हमला किया। मैंने छोटे दुश्मनों को साफ किया। बीस्ट भीड़ में चार्ज किया। फ्लेम डेमन ब्लेड अत्यधिक फायर पावर के साथ जल रहा था। मैग बीस्ट को ऐसे काटा जैसे टोफू काट रहे हो। बिल्कुल आसान था। हंगन पाइथन की तरफ दौड़ा, जोर से पंच मारा। 40 मीटर लंबा आर्मर्ड पाइथन गिर गया, एक बिल्डिंग से टकरा गया। बहुत बड़े धूल के बादल उठ गए, लेकिन हुआंग कुआन वहीं खड़ा बेहद गंभीर दिख रहा था। पाइथन मलबे से उठाया, उसकी तरफ निशाना साधते हुए अपने शरीर से उसे कसकर लपेट लिया, जैसे किसी चूहे को निगलने वाला हो। हंगन ने पूरी ताकत से दोनों सिरों को पकड़ लिया। वह पाइथन पूरी ताकत से उन जबड़ों के खिलाफ लड़ रहा था। वह लगातार जोर से काटता रहा। आदमी और जानवर स्टैंड ऑफ में फंस गए। मैंने अपना ग्राइंड ब्लेड निकाला, चिल्लाया, ओल्ड हैंग। सिर झुकाया और सांप पर वार किया। उसकी कठोर स्केल्स हाई हीट में पिघल गई, तुरंत टूट गई और फिर पाइथन जोर से चीखा। उसका ऊपरी शरीर उड़ गया। आधे शरीर को देखते हुए भी वह अभी भी हिल रहा था। मैंने उसकी जीभ पर पैर रखा और फ्लेम डेमन ब्लेड को जोर से नीचे घोंप दिया। पाइथन का सिर वहीं जमीन में पूरी तरह से फंस गया। डैंग तेजी से दौड़कर आया, एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठा किए, बैटलफील्ड साफ किया और जो क्रिस्टल उसने उठाए थे मुझे दे दिए। मैंने पहले कुछ क्रिस्टल उठाए, दिन की खोई हुई एनर्जी तुरंत भर ली। फिर पाइथन से बड़ा क्रिस्टल निकाला और वांग कुआन को फेंक दिया। वांग कुआन ने उसे बड़ी मुस्कान के साथ पकड़ा और निगल लिया। अगले ही सेकंड वह चमक उठा। उसका शरीर 1 मीटर और बढ़ गया और भी मजबूत हो गया। चौथा इवोल्यूशन पूरा। ठीक है, आज के लिए खत्म करते हैं, बेस वापस चलते हैं। पूरा यूनिवर्सिटी एक फोर्ट्रेस बन गया था। कैंपस में कदम रखते ही कपल्स हाथ पकड़कर चल रहे थे। सब बहुत शांत। बुजुर्ग और बच्चे हर जगह हंस रहे थे। पोस्ट एपोकैलिप्स की कोई भी गंदगी नहीं थी। हुआंग कुआन और मैं शहर के बाहर नदी के पास आए। वह लड़का खुद ही हमारे साथ चलने पर अड्डा हुआ था, इसलिए वह हमारे साथ ही रहा। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि मुझे कुछ अजीब लगा। जमीन कंपन करने लगी। आगे नदी पर वेव्स फैल गई। दूर से बीस्ट्स का झुंड पागल होकर दौड़ रहा था। हर जगह स्टील बीस्ट्स थे। हजारों लोगों और मेक राइडर्स को चला रहे थे। अगर पकड़े गए तो तुरंत फट जाते। वे दूसरे बेस से आए थे। इतने सारे स्टील बीस्ट्स देखकर मैं सच में एक्साइटेड हो गया। साफ बात है, जो मारेगा वही क्रिस्टल रखेगा। इसके साथ मैं वांग कुआन के साथ डाउनटाउन की तरफ निकल पड़ा। यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही खबर फैली, हर कोई घबरा गया। पूरा स्टील बीस्ट अटैक हो गया था। जो लोग समय पर नहीं भाग पाए, उन्हें तुरंत मेटल फ्लड ने खा लिया। यहाँ तक कि स्लो ऑटोबॉट्स भी फट गए। उसी समय मैं एक टूटी हुई ऑफिस बिल्डिंग के पास छिप गया। स्टैम्पीड के आने का इंतजार किया, फिर पास की बिल्डिंग पर पंच मारा। वह पहले से ही छेदों से भरी थी। एक पंच में वह गिर गई। कई स्टील बीस्ट कुचल गए और सड़क ब्लॉक हो गई। बहुत सारे बीस्ट्स बाहर फंस गए। मैंने अपना हाथ गेटलिंग गन में बदल दिया, ऊपर उठाया और येलो लेजर राउंड्स छोड़ दिए। गोलियां बारिश की तरह गिर रही थी। स्टील बीस्ट्स को पतली सड़क में फंसा रही थी। उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे लगातार गिरते गए। मेरी एम्बुश में फंसे करीब 200 से 300 रेगुलर स्टील बीस्ट थे। उसी समय एक सुअर जैसा स्टील बीस्ट कोने से चार्ज करके आया। मैंने सीधे 12 मीटर लंबे सुअर पर पंच मारा। उसके टस्क अगले ही सेकंड टूट गए। उसका सिर टुकड़ों में उड़ गया। सुअर बीस्ट को खत्म करने के बाद मैंने छिपे हुए डैंग पर चिल्लाया, मैं बाकी का पीछा कर रहा हूँ, तुम पीछे आओ, सारे क्रिस्टल निकालो। ये सुनकर डैंग दीवार से कूद गया और क्रिस्टल खोदने लगा। हर जगह पड़े मरे हुए स्टील बीस्ट को देखकर कुछ मिनट बाद फायरिंग की आवाज के साथ डैंग अगली जगह पर बोरी लेकर पहुंचा। पूरा इलाका तबाह हो चुका था। हर जगह गिरी हुई बिल्डिंग्स और स्टील बीस्ट की लाशें थी। यहाँ बहुत सारे बीस्ट थे, कुछ जो 4 बार इवॉल्व हो चुके थे। जब वह वहां पहुंचा, उसने मुझे मलबे पर अकेले बैठे देखा। वह जल्दी से आया और मुझे बोरी दी, फिर वापस जाकर और क्रिस्टल खोदने लगा। मैंने बोरी खोली, डैंग के सामने ही कुछ क्रिस्टल निकाले और उन्हें मुट्ठी भरकर खाने लगा। मेरी स्टेमिना तेजी से खत्म हो रही है, मुझे तुरंत रिचार्ज करना
करना है बहुत तेज। जैसे ही होंग क्वान और दंग देखते रहे, कई बैग क्रिस्टल साफ हो गए। होंग इस बार कैसा रहेगा? होंग क्वान सीक्रेटली बहुत एक्साइटेड था। ठीक है, लेकिन साफ बात है तुम यनमो का यूज नहीं कर सकते। मैं जोर से हंस पड़ा। न सिर्फ मैं उसे यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक हाथ यूज करूंगा। यह आदमी अभी अभी अपना एडल्ट स्टेज पर पहुंचा था। वह नीचे झुक गया, जोर से पुश ऑफ किया और एक स्प्रिंग स्प्रिंग की तरह आगे लॉन्च हो गया। एक अपर कट सीधे मेरे चेहरे की तरफ एम्ड था। मैंने आधा कदम पीछे लिया, आसानी से पंच को डॉज कर दिया। फिर मैंने अपनी लेफ्ट फिस्ट को क्लेंच किया। मेरी फिस्ट से लेकर शोल्डर तक वह पिच ब्लैक हो गया। मैंने वह पंच उसके पेट में स्लैम कर दिया। होंग क्वान का चेहरा तुरंत बदल गया। वह एक वाइड आर्क में पीछे उड़ गया, 10 मीटर दूर क्रैश होकर गिरा और धूल का क्लाउड उठ गया। डैंग के हाथ में जो क्रिस्टल्स थे वह जमीन पर गिर गए बिना किसी ने नोटिस किया। वह बस वहीं 3 पूरे मिनट्स तक स्टंड खड़ा रहा। फिर होंग क्वान आखिरकार क्रॉल करके उठा, मेरी पिच ब्लैक आर्म को घूरते हुए। उसकी पिल्स श्रिंक हो गई। ये कैसा पंच है? उस मोमेंट पर मुझे लगा जैसे तुम मेरे थ्रू पंच कर दोगे। वह ब्लैक कलर धीरे धीरे फेड हो गया। नॉर्मल। ये मेरी 6th एवोल्यूशन है। 6th से शुरू होकर बॉडी को एक एक्स्ट्रा लेयर मिलता है। मैं इसे आर्मेमेंट कहता हूँ। स्ट्रेंथ और टफनेस दोनों स्काईरॉकेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि रॉकेट भी इसे पियर्स नहीं कर सका। जब यह पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, वह लॉर्ड लेवल है। असल में हजारों क्रिस्टल्स खाने के बाद मैंने अभी 6th एवोल्यूशन हिट किया है। मैंने अपनी टीम को यहाँ रेस्ट करने को कहा, जबकि मैं कुछ आयरन बीस्ट्स ढूंढकर प्रैक्टिस करने गया। मैंने अपनी पिछली लाइफ में सिर्फ एडल्ट स्टेज तक पहुंचा था। मुझे यह नया पावर जल्दी मास्टर करना होगा। मैंने अपने आर्म को आर्मर से शील्ड किया, जानबूझकर मॉन्स्टर्स को मुझ पर बाइट करने दिया। आधे घंटे से ज्यादा अपनी डिफेंस टेस्ट की। मैंने स्मूथली वीमो अनशीथ किया। इन स्ट्रैगलर्स को खत्म करने का टाइम है। मैं सेकंड गियर को लेकर क्यूरियस था। मैंने ब्लेड को उसकी लिमिट तक पुश किया। यह चीज हाई पावर पंप की तरह है, मेरी एनर्जी को पागल की तरह ड्रेन कर रही है। ब्लेड 8 से 10 मीटर के बीच ग्लो कर रहा था। मेरे आसपास टेम्परेचर सर्ज कर रहा था, जैसे मैं सूख जाऊंगा। आउटपुट फाइनली स्टेबलाइज हुआ। ब्लेड अभी भी 8 मीटर लंबा था, लेकिन वह ब्लड ड्रिपिंग रेड था। 2 मीटर के अंदर की हवा इंटेंस हीट से वॉप हो गई थी। मैंने 20 मीटर की ऑफिस बिल्डिंग को एम किया। वाईएमओ को दोनों हाथों से उठाया। मैंने एक वायलेंट डाउनवर्ड स्ट्राइक किया। स्विंग के तुरंत बाद मैंने पावर को फर्स्ट गियर पर वापस कर दिया। मेरी इंटरनल एनर्जी दूसरा ड्रेन हैंडल नहीं कर सकी। सिर्फ 2 सेकंड बाद उस बिल्डिंग के सेंटर में एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन दिखाई दी। मैंने उसे हल्का पुश किया। आधी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, एक मिरर स्मूथ कट रिवील करते हुए। मैं खुद भी शॉक में गास कर गया। फर्स्ट गियर 1500 डिग्री है, लेकिन सेकंड गियर 5000 तक पहुंच गया। ये इनसेन शार्पनेस इस ब्लेड के साथ किसी भी टॉप टियर आर्मर को कट कर सकता है। मैं तो लॉर्ड लेवल बीस्ट को भी चैलेंज कर सकता हूँ। हाई लेवल किल्स अब आसान हैं, लेकिन मेरी करंट एनर्जी सिर्फ एक पीक स्ट्राइक अलाउ करती है। ये परफेक्ट है सरप्राइज अटैक के लिए, किसी स्ट्रॉन्ग फो को ऑफ गार्ड पकड़ने के लिए। ये उन्हें डेफिनेटली खत्म कर देगा। उसी समय मैंने नियर बाय स्ट्रीट की तरफ देखा। मेरा पुराना फ्रेंड जंग चिंग सर्वाइवर्स को कवर करते हुए भागने में हेल्प कर रहा था। उनके पीछे दर्जनों विशेष आयरन बीस्ट्स फॉलो कर रहे थे। ग्रुप कॉर्नर मुड़ते ही फ्रीज हो गया, कंप्लीटली स्टंट। सभी मुझे वाइड आइज से घूर रहे थे। इस 18 मीटर टॉल रेड मना पर उनके दिमाग उस बिल्डिंग स्लाइसिंग सीन पर स्टक थे। जांग चंग होश में आया। उसने ग्रुप को चिल्लाकर कहा, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन जब उसने पीछे देखा, फेरोशियस मॉन्स्टर्स गायब हो चुके थे। उन बीस्ट्स ने मुझे पहचान लिया था। मौत का गॉड जिसने उनकी स्पीसीज को मार दिया था। वे डरकर पीछे मुड़कर भाग गए। कुछ तो गिर भी पड़े, जल्दी से एस्केप करने की कोशिश करते हुए। एनिमल इंस्टिंक्ट ने बताया कि मिलना मतलब डेथ है। मैंने बस एक क्विक ग्लांस डाला और उसने उन बीस्ट्स को, सर्वाइवर्स को भी टेरराइज्ड कर दिया। हवा में लोगों के गल्प करने की आवाज भर गई। किसी ने शौक में पूछा, वह कौन है जो सिर्फ लुक से उन्हें डरा देता है? जांग चांग ने साई के साथ मेरी तरफ देखा और सबको मेरा नाम बताया। उसकी नजर में मैं बाकी लोगों के मुकाबले टोटल चीटर था। आखिर हम सब एक ही टाइम पर मेटामैन बने थे। फिर मैं ही इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ? एब्सर्डली पावरफुल। जंग चैंग और मैं मिल गए। डैंग ने पीछे देखा अपने हजारों फॉलोअर्स की तरफ। उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई। उसे पता था कि सर्वाइवर्स कितने अनग्रेटफुल हो सकते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंग चंग इतना सॉफ्ट हार्टेड होगा, इतने बर्डन साथ लेकर चल रहा है। जेंग चांग ने साई किया। होर्ड ने जोर से अटैक किया। मैं जितनों को बचा सकता हूँ बचाऊंगा। यहाँ प्रेग्नेंट विमेन और बच्चे हैं, वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता था। वांग कुआन ने रब्बल पर झुकर उन्हें इग्नोर कर दिया। उसने लेजली रिफ्यूजीज से कहा, यहाँ के सारे बीस्ट्स डेड हैं, जिंदा रहना है तो जाकर फूड ढूंढो। जेंग चांग ने उसे धन्यवाद दिया, फिर तुरंत सिविलियंस पर चिल्लाया, अभी जाकर सप्लाईज ढूंढो। उसकी कितनी निर्णायकता हो गई थी यह देखकर मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह सच में मैच्योर हो गया था। मैंने अपनी टीम को अगले हंटिंग ग्राउंड में मूव करने के लिए तैयार होने को कहा। जेंग चांग ने डिंग को आवाज लगाई और कस्टम स्नाइपर राउंड्स के कुछ बॉक्स फेंक दिए। डिंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। उसने कई प्यूरिफाइड क्रिस्टल्स निकालकर जेंग चांग्स के हाथों में ठूंस दिए और भाग गया। हुआंग कुआन को यह मजेदार लगा, इसलिए उसने 2 लेवल 3 क्रिस्टल्स फेंक दिए। उसने हंसते हुए कहा, जंग चांग ने वो कर दिया जो वो कभी नहीं कर सकता था। चलो कभी साथ में कुछ गैस ड्रिंक करते हैं। शहर का धुआं हवा में घूम रहा था। हमारी तीनों परछाइयां ग्रे हराइजन में धुंधली हो गईं। सिर्फ जंग चंग क्रिस्टल्स के साथ वहीं रह गया, हमें गहरी नजर से देखते हुए। अगले शहर की ओर जाते समय मैंने कुछ रूल्स सेट करना शुरू किया। सोलो लूट तुम्हारा है रखने के लिए। टीम किल्स में लूट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइड होगा। डिंग साथ चलने को लेकर खुश था। उसने तुरंत अग्री कर लिया। होंगक्वान ने भी सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, स्नाइपर ड्यूटी डिंग नहीं करेगा। वो कॉम्बैट में फायर ड्रॉ करेगा, टेरेन स्काउट करेगा, रिट्रीट कवर करेगा और फील्ड साफ करेगा। डिंग अचानक रुक गया। कवरिंग रिट्रीट? उसने कराहते हुए कहा। ये तो सुसाइड मिशन है। अगर कोई बीस्ट मुझे और वांग को दौड़ाए और वो पीछे रह जाए तो उसका कुछ नहीं बचेगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर ये आसान होता तो मैं खुद कर लेता। मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों होती? डिंग ने दांत भींच लिए। उसने
खुद को तैयार किया और काम स्वीकार कर लिया। उसे पता था कि इस टीम में टिके रहने के लिए उसे अपनी वर्थ साबित करनी होगी। हुआंग क्वान पास में मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ मुड़कर उसका रोल बताया। तुम अब हमारे मेन डैमेज डीलर हो। सबसे पहले तुम टफ फोर्स को फेस करोगे। हुआंग क्वान की मुस्कान जम गई। क्यों मैं? तुम सबसे स्ट्रांग हो, मैं ही क्यों हिट लूं? मैंने साफ कहा, सबसे अच्छे स्टील को एज के लिए बचाओ। मेरे अल्टीमेट मूव्स बहुत एनर्जी ड्रेन करते हैं। उन्हें छोटे एनिमीज पर वेस्ट करना मजाक है। मुझे उन्हें वन शॉट किल्स के लिए बचाना है। और वैसे भी अगर मेरे जैसे प्रो सब कुछ करेगा तो मेरी स्टेटस खत्म हो जाएगी। हुआंग क्वान ने जोर से आंखें घुमाई। तुम बस अंडरडॉग खेलना चाहते हो। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और रेडियो ऑन कर दिया। आज अच्छे दिन है, फुल ब्लास्ट में। चूंकि हम साथ काम कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि हम एक बोल्ड बैडास टीम नेम रखें। हुआंग क्वान ने बादलों वाले आसमान की तरफ देखकर कहा कि हम कभी गॉड को भी मार देंगे। उसने कहा, चलो हमारा नाम चैलेंज द हेवंस रख देते हैं। डिंग और मैं स्पीचलेस रह गए। ये नाम बहुत ही फ्लैशी है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, इसे बदलकर कुछ और कूल और नॉर्मल बनाते हैं, डिफाई द हेवंस। डिंग ने तुरंत क्लैप करके अप्रूव किया। मैंने टीम रोल्स अनाउंस किए। मैं कैप्टन हूं, इसमें कोई सवाल नहीं। हुआंग क्वान डेप्यूटी है। डिंग रिलक्टेंटली स्क्वाड 1 का लीडर है। मैंने कहा, मैं डिक्टेटर नहीं बनूंगा और अलग ओपिनियंस हमेशा वेलकम है। हुआंग क्वान मुझे घूर रहा था, मन ही मन गालियां देते हुए। मैंने पहले ही सब नाम और पोजीशंस तय कर दिए, तो अब उनके पास कहने को क्या बचा है? डिंग बस एक्साइटेड था। फिर से क्लैप किया। उसने प्रॉमिस किया कि वो हर हाल में मेरे लीड को फॉलो करेगा। हुआंग क्वान ने मजाक किया कि उसके पास एक भी सोल्जर नहीं है, फिर भी वो इतना एक्साइटेड क्यों है? मैंने मुस्कुराकर डिंग के कंधे पर हाथ रखा और वादा किया कि भविष्य में उसे एंटी टैंक बैरेट दिलाऊंगा। इस स्क्रूड अप अपोकलिप्स में अकेले जाना डेथ सेंटेंस है। मुझे शुरू से समझ आ गया था कि हुआंग क्वान में फ्यूचर वॉरलॉर्ड बनने की स्किल्स है। उसे टीम में लाना मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज है इस केओस में। मैं एक छोटा लेकिन अनस्टॉपेबल स्टील कॉम्बैट क्रू बनाना चाहता हूँ। इस ईरा में जहां हर किसी के पास मैक्स हैं और वॉरलॉर्ड्स वाइल्ड हैं, हम लड़ते हुए बाहर निकलेंगे। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं और गेम पहले ही शुरू हो चुका है। अगर हाथ में स्ट्रॉन्ग चिप्स नहीं है तो हाउस तुम्हें वाइप आउट कर देगा। चिंगजो जाते हुए हमें यांगचंग से गुजरना था। वह हनोंग आर्मी का मेन सेफ बेस है। 2 दिन बाद दोपहर में हम योंगचन पहुंचे। हन रिवर ब्रिज लगभग 10 किलोमीटर दूर था। ठंडी हवा हड्डियों तक काट रही थी। डिंग 100 मीटर लंबे ब्रिज पर खड़ा था और नीचे चमकती नदी को देख रहा था। ये यांगचंग जाने का रास्ता है, लेकिन अजीब बात, यहाँ कोई सोल नहीं है। ब्रिज के वार्निंग साइन में लिखा था, रिवर में मॉन्स्टर से सावधान रहे। पिछले 2 दिनों में हमने हंदोंग के लगभग सारे एडल्ट सील बीस्ट खत्म कर दिए थे। ये देखकर हमें डर नहीं लगा, बल्कि हम एक्साइटेड हो गए। डिंग की तेज आंखों ने पानी के नीचे एक बड़ा शैडो देखा। मैंने तुरंत गो अहेड दिया। सेम प्लान एज ऑलवेज। हुआंग क्वान थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि अगर वो गिरा तो सीधे नीचे सिंक हो जाएगा। मैंने उसे डांट कर कहा कि अगर वो स्लो करेगा तो उसे फिश फूड बना दूंगा। डिंग आगे बढ़ा और आइस ब्रिज डेक पर कदम रखा। हुआंग क्वान और मैं अपनी व्हीकल फॉर्म्स में बीच रास्ते तक ब्रिज पर उसके पीछे पीछे चले। सब कुछ अभी भी शांत था। डैंग बहुत ड्रामेटिक बनकर जानबूझकर फिसलने का नाटक करके फेस प्लांट कर गया। उसका बैकपैक फट गया और कुछ एनर्जी क्रिस्टल्स नदी में गिर गए। मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। वो सच में बेट बनने में अच्छा हो रहा है। अचानक नदी पर एक विशाल वर्लपूल बनने लगा। हुआंग क्वान ने पानी को ध्यान से घूरते हुए मुझे बताया कि मॉन्स्टर ऊपर आ रहा है। पानी जोरदार दहाड़ के साथ फट गया। हर तरफ छपाक उड़ गया। एक विशाल काली मछली जो एक बिल्डिंग जितनी लंबी थी नदी से बाहर कूद आई। उसके 4 पंजे थे और उसके विशाल जबड़ों में रेजर टीथ भरे थे। मॉन्स्टर ने सीधे डैंग की तरफ छलांग लगाई। उसे पूरा निगलने की कोशिश करते हुए वापस गिर गया। डैंग पूरी आवाज से मदद के लिए चिल्लाया। हुआंग क्वान तुरंत एक मैच में ट्रांसफॉर्म हो गया, वॉर गॉड जैसी ओरा फैलाते हुए। उसने एक डेवास्टेटिंग पंच मारा सीधे मछली के साइड पर, लेकिन मछली के स्केल्स बहुत स्लिपरी थे, इसलिए पंच सिर्फ फिसल गया। बस स्पार्क्स की ट्रेल और एक टूटा हुआ स्केल छोड़ गया। मछली 10 मीटर दूर जाकर ब्रिज पर जोर से गिरी। उसने महसूस किया कि हुआंग क्वान डेंजरस है और वह वापस नदी में कूदने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी समय जब वह कई मीटर ऊपर छलांग लगा रही थी एमिटर। इससे पहले कि वह पानी तक पहुंच पाती, मेरी इन्फर्नो ब्लेड पहले ही रेड लाइटनिंग की स्ट्रीक बनकर नीचे कट मार चुकी थी। मौत को पास महसूस करके मॉन्स्टर ने इंस्टिंक्ट से अपना शरीर मोड़ा, लेकिन शार्प ब्लेड ने उसे सीधा काट दिया। उसे 2 हिस्सों में क्लीनली काटते हुए कट पर काले स्केल्स 5000 डिग्री हीट से लाल हो गए। मछली दर्द में तड़पते हुए ब्रिज पर गिर गई, जोर जोर से हिलने लगी। मैं अपनी बर्निंग ब्लेड के साथ आगे बढ़ा। बीस्ट जानता था कि वो बच नहीं सका, इसलिए उसने अपना जबड़ा इतना खोला कि स्टील भी काट सके। मेरी तरफ झपट पड़ा। उसने सोचा शायद मेरा पूरा आर्म और हेड चबा लेगा, लेकिन मैंने डोड भी नहीं किया, बस अपना आर्मर्ड लेफ्ट आर्म ब्लॉक के लिए उठा दिया। मछली ने जोर से मेरे आर्म को काटा, लेकिन उसे स्क्रैच भी नहीं कर सकी। मैंने अपने राइट हैंड से ग्राइंडिंग ब्लेड घुमाया, जिससे स्पार्क्स की शावर उड़ गई। विशाल मछली का सिर सीधा ऊपर उछल गया और साइड में लुढ़क गया। पूरा फाइट साफ और तेज खत्म हो गया। 3 सेकंड भी नहीं लगे। डैंग जल्दी से भागकर आया और एक्साइटेड होकर बास्केटबॉल जितना बड़ा क्रिस्टल निकाल लिया, और जैसे ही वो उसे बैग में डालने वाला था, ब्रिज के दूसरी तरफ से एक आवाज आई। 5 हेवी टैंक्स आकर रुक गए और उनके साथ 15 रेड ट्रक्स ब्रिज पर चढ़ आए। ट्रक मेरे जैसे दिख रहे थे, बस थोड़े छोटे। उनके सिंबल्स देखकर साफ था कि वे कम से कम 2 बार इवॉल्व हो चुके थे। उनका लीडर तो चौथी एवोल्यूशन का था। उस टीम कैप्टन ने आते ही कहा कि यह उनका प्रे है, कई दिनों से यहाँ सेट किया हुआ है। हुआंग क्वान ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने एरोगेंट होकर कहा कि क्रिस्टल उन्हें सौंप दो और हम योंगको आर्मी में कंस्क्रिप्ट किए जा रहे हैं। हांगन ने आखिर समझा कि ये रेगुलर ट्रूप्स असल में क्या है, बस बंदूकों वाले बुली हैं। कैप्टन ने हाथ हिलाया और 5 टैंक कैनन सीधे हमारी तरफ एम हो गए। उसने धमकी दी कि अगर हमने ओबे नहीं किया तो हम मर जाएंगे। मैंने
प्रिटेंड सरेंडर किया और आगे बढ़ गया। साथ ही मैं यंग गवर्नर की तारीफ करने लगा, बस बेकार बातें करते हुए कह रहा था कि मैं गवर्नर को लंबे समय से एडमायर करता हूं और ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने हुआंग कुआन को देखा और डैंग को क्रिस्टल देने का इशारा किया। डैंग ने फ्रस्ट्रेटेड होकर क्रिस्टल उन्हें दे दिया। जैसे ही ट्रक वालों ने बड़ा क्रिस्टल देखा, उनकी आंखें बाहर आने को हो गई। कैप्टन उसे लेकर खुश हो गया और मेरी ओबीडियंट परफॉर्मेंस से थ्रिल्ड था। फिर उसके एक आदमी ने डैंग के भारी बैग को देखा और कैप्टन को कुछ फुसफुसाया। कैप्टन की आंखों में ग्रीड आ गई और उसने हमें योंगचेंग की एलीट जुयू स्क्वाड में रिकमेंड करने की बात कही, लेकिन पहले हमें सारे क्रिस्टल्स देने होंगे। यही एंट्री फी थी। मैंने इंटरेस्टेड बनने का नाटक किया और पास चला गया। ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। वो अभी भी जुयू स्क्वाड की तारीफ कर रहा था। मैंने धीरे से इन्फर्नो ब्लेड का हैंडल निकाला और मुस्कुराया। मैं कुछ भी खा सकता हूँ लेकिन हार नहीं, इसलिए ज्वाइन करना भूल जाओ। मैंने इन्फर्नो को फुल पावर पर घुमा दिया। ब्लेड पर रेड फ्लेम्स जल उठे। ऊपर से मैंने चौथी एवोल्यूशन वाले ट्रक पर जोरदार वार किया। 1500 डिग्री हीट और मेरी ताकत के साथ उसका सिर उड़ गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा। लंगुन और भी पागल हो गया। उसने एक टैंक को एक पंच में स्क्रैप मेटल बना दिया। अंदर का मैक ड्राइवर भी कुचल गया। बाकी ट्रक आखिरकार होश में आए और समझ गए कि क्या हुआ है। 4 टैंक्स घबराकर तुरंत पलटने लगे। उनकी कैनन्स हम तीनों पर टारगेट थी। अगर हम अभी भी ब्रिज पर होते तो शायद मैं इसके बारे में सावधान रहता कि वह टूटकर हमें रिवर में गिरा दे, लेकिन इस रेंज पर यह इतना पास है। इन टिन कैंस को तोड़ना लगभग एक जोक है। टैंक ड्राइवर ने हमें मर जाने के लिए चिल्लाया। मैंने बस स्नीर किया, अपना लेफ्ट आर्म आर्मर उठाया और बैर हैंड से कैनन को ब्लॉक कर दिया एक मफल्ड बूम के साथ। शॉट बैरल से बाहर ही नहीं निकला और अंदर ही एक्सप्लोड हो गया। मैंने अपनी इन्फर्नल ब्लेड घुमाई और उस टूटी हुई टैंक को उसी के साथ खत्म कर दिया। उन्हें आधे में काट सकता था। दूसरी तरफ हैंग ने बाकी बची टैंक्स को स्मैश कर दिया। फिर उसने अपनी लेजर गन वाइल्ड तरीके से चलाई और बाकी सभी मैक्स को वाइप आउट कर दिया। डेन ब्रिज के पास क्राउच किया हुआ था। अपनी कस्टम स्नाइपर राइफल उठाए। उसने स्काई की तरफ शॉट फायर किया। स्काउट ड्रोन को परफेक्टली हिट किया और उसे स्मोक में नीचे गिरा दिया। उसने हमें रिट्रीट करने के लिए शाउट किया। ड्रोन ने जरूर फुटेज वापस भेज दी होगी। रीइंफोर्समेंट्स जल्द ही आ जाएंगे। मैं एम्प्टी हैंडेड जाना नहीं चाहता था। मैंने ट्रक क्रिस्टल्स उठाए और भाग गया। वे कवर और रिकॉन के लिए पीछे रहे। हैंग और मैं साइड बाय साइड राइड कर रहे थे, हाईवे पर स्पीड से दौड़ते हुए। हैंग आखिर में पैनिक करने लगा। मुझे इस सब में घसीटने के लिए कर्स कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमने आर्मी टैंक से फाइट किया है। आमतौर पर वह उनसे डर जाता। अब हमारे पीछे पूरी आर्मी लगेगी। मैंने उसे काम रहने को कहा। पूरा एम्पायर टोटल केओस में है। यांग सिटी का गवर्नर जांग त्यानून सिर्फ एक वॉरलॉर्ड है जो पावर ढूंढ रहा है। केओस स्ट्रॉन्ग लोगों को जन्म देता है। हर स्ट्रॉन्ग ग्रुप रोग हो रहा है। वे हमें एम्पायर वाइड हंट नहीं करेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जब चाहें भाग सकते हैं। जेंग की रेगट मिलिशिया को भूल जाओ। अगर रियल आर्मी यकमी भी हमें ब्लॉक करे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हुआंग कुआन डर से पीला पड़ गया। मैसिव आर्मी के बारे में चिल्लाते हुए सोच रहा था कि वे हमें नंबर से डुबो देंगे। जैसे ही उसने यह कहा, हेलीकॉप्टर्स स्काई में आ गए। प्रोपेलर जोर से रोर कर रहे थे। डेंग पीछे से फुल स्पीड चला रहा था, हवा की तरह हमें पकड़ते हुए। 400 क्लिक्स पर आवर पर हम क्रोलिंग टर्टल्स जैसे लग रहे थे। यही के होंठ डर से कांप रहे थे। उसने कहा, हमने सच में अब कर दिया है। 10 यूनिट्स हमारे पीछे थे। अटैक हेल मिसाइल से लोडेड था। मैंने उन्हें डिस्डेन से देखा। मेरे लिए वे बस फ्लाइंग टॉर्चेस थे। एक बर्स्ट एक को गिरा सकता था। वे लगभग रोते हुए जोड़ रहे थे। ग्राउंड पर एक मैसिव स्वॉर्म था। सैकड़ों हेवी ट्रक मैक्स और उनके पीछे रॉकेट लॉन्चर्स वाले मिनी मैक्स। ये सुनकर हुआंग कुआन स्लिप हो गया और गार्डरेल तोड़ दिया। उसे फाइट करने का पछतावा होने लगा। हम डस्ट में उड़ा दिए जाएंगे। मैंने उसे पलटकर डांटा। अभी वह सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। कावर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। हाईवे एक डेड एंड था। मेच आर्मी हमें पकड़ लेगी। मैंने रूट चेंज करने का फैसला किया, माउंटेन प्लेटो की तरफ। वहां का टेरेन बहुत स्टीप है। एक स्टीप क्लाइंब के बाद ब्रॉड समिट है। उसके आगे माइल्स का विल्डरनेस है। हमारे एस्केप के लिए परफेक्ट। तभी ऊपर अटैक हेल ने सीधे हम पर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। डेफनिंग एक्सप्लोजंस हुए। चारों तरफ स्मोक क्रेटर्स खुल गए। हम तीनों ने सिर झुकाया, फायर के बीच से डॉज करते हुए। उसने अपनी स्पीड का यूज करके एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। मैं आगे स्काउट करूंगा, उसने चिल्लाया। फिर वह साइड से गायब हो गया। मैंने गुस्से में दांत भींचे। मैच फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने अपनी आर्मर्ड लेफ्ट आर्म उठाई और पंच से इनकमिंग मिसाइल को ब्लॉक किया। ब्लास्ट ने मुझे पीछे धकेल दिया। श्रैपनल मेरे फ्रेम पर स्क्रैप हुआ। चारों तरफ स्पार्क्स उड़ रहे थे। हंगाई ने हमारे लेजर्स उठाए और हेलीकॉप्टर्स पर फायर बैक किया। पायलट्स को काउंटर की उम्मीद नहीं थी। हमने 4 या 5 को डाउन कर दिया। बाकी डर से भाग गए, तुरंत पीछे हट गए। पास आने की हिम्मत नहीं की। इस छोटे से ओपनिंग का फायदा उठाकर हुआंग और मैं प्लेटो की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद हैवी ट्रक आर्मी वहां पहुंच गई। 18 मीटर ब्लू मेज के नेतृत्व में जो हेली रैकेज देख रहा था, उसने उन्हें यूजलेस कहकर कर्स किया। उसने हमें किसी भी कीमत पर डिस्ट्रॉय करने के लिए और मिसाइल्स फायर करने का आदेश दिया। स्काई में पायलट्स इंसल्ट से गुस्से में थे, कंट्रोल्स को कसकर पकड़ते हुए। अंदर ही अंदर वे कैप्टन जेंग ननजुन को डिस्पाइज करते थे। उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। वो पहले लोकल कॉन्ट्रैक्टर था, बस एक कॉमन थग। उसके पास बस कुछ हैवी ट्रक्स थे और वह गवर्नर को सकअप करता था। और अब वह रियल सोल्जर्स को बॉस कर रहा है। ये पूरी तरह डिस्ग्रेस है। समिट के पवेलियन में 100 का पीछा किया जा रहा था। उसने अपना रिजोल्व सील्ड किया, एक परफेक्ट शॉट फायर किया और एक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। हेली क्रैश होते हुए देख रहा था। उसके हाथ स्वेट से भीग रहे थे। उसने गाली दी, रोना चाहता था। मैंने कहा, अब कोई वापसी नहीं है। आपदा से पहले वह एक लॉ अबाइडिंग नागरिक था। अब वह आर्मी से लड़ रहा है, लेकिन यह थ्रिल एडिक्टिव है। हम माउंटेन बेस पहुंचे और नेक फॉर्म में चढ़ना शुरू किया। अनंत मिसाइल्स हमारा पीछा कर रहे थे। रॉकेट्स और मशीन गन फायर बारिश की तरह नीचे गिर रही थी।
थी। सिर्फ कुछ सेकंड में एंशिएंट साइट बर्बाद हो गई। पत्थर हर जगह उड़ रहे थे। एक मिसाइल जो सफेद स्मोक छोड़ रहा था हुआंग कुआन की पीठ की तरफ जा रहा था। मैंने अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया, मेरा आर्मर ने मिसाइल को पकड़ लिया। एक्सप्लोजन मेरे पीछे हुआ। शॉक वेव ने हुआंग को गिरा दिया। मैंने उसके लिए गुर्राते हुए कहा, भागो, मेरी चिंता मत करो, बस इस माउंटेन को पार करो, फिर हम होम फ्री हैं। हुआंग कुआन उठा और दौड़ा, समिट की तरफ चार्ज किया। उसी समय तुम स्नाइपर राइफल ऊपर पर थी। वह रीपर की लिस्ट जैसी थी, एक शॉट, एक किल। हेलीकॉप्टर्स गिरते जा रहे थे। लो कैप्टन जंग ने अपनी प्रेशियस रिसोर्सेज को एक एक करके क्रैश होते देखा। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, जानता था कि अगर उसने यह गियर खो दिया तो वह ट्रबल में पड़ जाएगा। फ्यूरी में उसने ऑर्डर दिया। 1 दर्जन रॉकेट बेरिंग मैक्स लाइन में आ गए फॉर्मेशन में। सभी बैरल्स ऊपर की तरफ एम थे सप्रेसिव फायर के लिए और डे को खत्म करने के लिए। यही की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने कहा, सावधान रहो कैप्टन। फिर वह 100 मीटर क्लिफ से पीछे मुड़ गया। उसने फेथ का लीप लिया विशाल माउंटेन्स में। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रॉकेट्स ने पीक पर स्लैम किया। फ्लैट समिट तुरंत लेवल्ड हो गया। हुआंग कुआन पसीने से भीग गया। खुश था कि वह ऊपर नहीं था। आधे रास्ते में मैंने रेड देखा। मेरी यानमो ब्लेड साइथ जैसी थी, फायरी लाइट से फट रही थी। जो भी ट्रक चार्ज करता था वह पेपर की तरह कट हो रहा था। दर्जनों तुरंत मारे गए, बाकी सभी डर गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम सब ट्रक्स हैं, फिर मैं इतना बीस्ट क्यों हूँ? जंग मेरी ब्लेड को घूर रहा था। उसकी आंखों में ग्रीड थी। ये एक लेजेंडरी वेपन है। उसने रॉकेट्स को रुकने का ऑर्डर दिया ताकि ब्लेड इंटैक्ट रहे। फिर उसने बाकी भेज दिए मुझे नंबर से एग्जॉस्ट करने के लिए। रॉकेट फायर बंद होने से प्रेशर कम हुआ। हैंक के लेजर कवर के नीचे मैं आखिरकार टॉप पर पहुंच गया। पीछे देखते हुए स्लोप तक मैच रेकेज हर जगह था। शुरुआती कैटेक्लिज्म में मैक्स की पावर डरावनी थी। अगर हेलास और रॉकेट्स नहीं होते तो ये 100 यूनिट्स पहले ही खत्म हो जाते। हमने उनके हेवी ट्रक्स वाइप आउट कर दिए थे। जंग यंजीन एरोगेंट खड़ा था। 100 मीटर नीचे पहाड़ी से चिल्ला रहा था। हमें कहा, हमारे वेपन्स दे दो और वह हमें बॉडीज इंटैक्ट रखने देगा। मैंने पीछे थिक वाइल्ड फॉरेस्ट देखा और मॉकिंगली स्नीयर किया। उसकी नंबर से वह मुझे रोक नहीं सका। अगर मैं इन डीप वुड्स में कूद जाऊं, उनकी बड़ी ट्रूप मूव भी नहीं कर पाएगी। लेकिन जांग यंजीन ने कोल्डली जवाब दिया। मुझे सच में लगा उसका स्टॉल करना हमें थकाने के लिए था। मुझे अचानक बुरा फीलिंग आया, कुछ गलत है। फिर माउंटेन के फुट रोड पर लगभग 1000 हैवी मशीन्स आ गई। ट्रक ड्राइवर्स, एक्सकवेटर्स, अर्थ मूवर्स, जो चाहो सब था। ये यांग सिटी की मैसिव फोर्सेस से चुनी हुई एलिट जुयू यूनिट थी। उस एंडलेस स्टील फ्लड को देखकर हुआंग कुआन भी डर से निकल गया। उसने कॉम्पेंसेशन क्रिस्टल्स देने की कोशिश की ताकि मामला खत्म हो जाए। जेंग यंजिन ने माउंटेन पर पड़े कॉर्पसेस और रेकवेज को देखकर ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ अपने डेड ब्रदर्स के बारे में चिल्लाया। अब हम सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स देकर मामला खत्म करना चाहते हैं। कोई वे नहीं, आज उसे दोनों लोग और ब्लेड चाहिए। मुझे पता था उस बूढ़े डॉग ने बहुत लूज किया था और उसे मेरी ब्लेड की जरूरत थी अपनी फेलियर छुपाने के लिए। इसलिए मैंने बस पागलों की तरह हंसना शुरू किया और उसकी तरफ बैट फेंका। कोई गन्स या कैनन्स इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं यहाँ अकेला सबको फेस करूंगा। हुआंग कुआन ने मेरा शोल्डर पकड़ लिया डर से और मुझे पागल कहा। यहाँ रुकना मतलब मरना था। लेकिन जेंग यानजुन डर गया कि मैं पीछे हट जाऊंगा। तुरंत बिना हेजिटेशन एग्री कर गया। उसे पता था हमारे पास लेजर गन्स हैं और फ्रंट अटैक में उसे हेवी कैजुअलिटीज होंगी। अगर उन्होंने मुझे सच में पुश किया तो मैं शायद उस लेजेंडरी ब्लेड को भी डिस्ट्रॉय कर दूं और वह सब खो देगा। उसी समय लीफ ईगल, जो बुरी हालत में था, पीछे स्लोप से ऊपर चढ़ाया हांफते हुए। वह बच्चा पहले भाग चुका था लेकिन इनएक्सप्लिकेबली वापस हमारे साथ लड़ने आ गया। नीचे 1000 हेवी मैक्स को देखते हुए मैंने उनसे कहा, अगर हम फॉरेस्ट में छुप भी जाएं तो ये लोग शायद हमें ट्रैक कर लेंगे। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, यहीं फाइट करना और उन्हें यहाँ वीकन करना। हमें रात तक होल्ड करना होगा। जैसे ही अंधेरा होगा और हम माउंटेन में डीप जाएंगे, वे लाइट्स के साथ चेस करने की हिम्मत नहीं करेंगे या फिर स्टील बीस्ट्स उन्हें पकड़ लेंगे। मैंने लीफ ईगल से कहा, टॉप टियर क्रिस्टल जो बिग फिश ने गिराया था उसे दे दो, फिर हुआंग कुआन को लेकर रिट्रीट करो। हुआंग कुआन ने बिना हेजिटेशन के क्रिस्टल्स का एक मुट्ठी उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, खुद को रिचार्ज करने के लिए। उसने जंग यंजुन पहाड़ पर चिल्लाया, अगर तुम अपनी जान के साथ जुआ खेलना चाहते हो तो मुझे भी शामिल कर लो। जंग यंजुन ने हुआंग कुआन को ऐसे घूरा जैसे उसने उसके परिवार को मार दिया हो। दांत पीसते हुए चेतावनी दी कि आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने कहा, आज कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। वांग कुआन और लीफ ईगल ने भागने से इनकार कर दिया। ठीक है, फिर चलो पुराने तरीके से करते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं। मैंने उस बड़े मछली से लिया हुआ टॉप क्रिस्टल निगल लिया, अपने जोड़ों को ढीला किया और पहाड़ के नीचे चिल्लाया, मेरा नाम लिनक्विंग है। मैं ही हूँ जो तुम सबको नर्क में भेजने वाला हूँ। वांग कुआन और लीफ ईगल ने भी अपने नाम चिल्लाए। डंगांजन नीचे से घूर रहा था, हमारे नाम याद करने की भी जहमत नहीं उठा रहा था। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि 300 की लहरों में हमला करो, बारी बारी से पहाड़ पर चढ़ो। मैंने गुर्राते हुए कहा, सब तैयार हो जाओ। कुछ सेकंड बाद पहली लहर मशीन मैन पागल कुत्तों की तरह दौड़ पड़ी। एक एक्सकावेटर के हाथ में हाई स्पीड घूमने वाली ड्रिल थी। वह सीधे मेरी छाती की तरफ आ रही थी। उस तरह की ड्रिल 1 सेकंड में पत्थर भी तोड़ सकती थी। मैंने बिल्कुल भी डॉज नहीं किया। मैंने बस अपनी आर्मर्ड लेफ्ट आर्म घुमाई और जोर से मुक्का मारा। ऑनप्रेटर भी मेरी मौत पर हंस रहा था। जांग जंजीन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे समझ आ गया कि कुछ गलत है। इस कैनन फोडर को नहीं पता था कि मेरी लेफ्ट आर्म कितनी ताकतवर है। एक क्रैकिंग साउंड के साथ एक्सकवेटर की ड्रिल और पूरा हाथ टूटकर बिखर गया। फिर मैंने घूमकर उसकी छाती में मुक्का मारा और उसी स्प्लिट सेकंड में उसका अंदरूनी क्रिस्टल निकालकर पूरा निकल गया। वह कॉम्बो इतना स्मूथ था कि 2 सेकंड भी नहीं लगे। बाकी सबको मेरी तरफ आते देख मैंने फ्लेम डीमन ब्लेड का हैंडल निकाल लिया। उन ट्रक वालों ने मुझे खाली हैंडल घुमाते देख लगभग हंस पड़े। अगले सेकंड ब्लेड का डिमोनिक ड्रैगन हेड
बाहर निकला और 8 मीटर की क्रिम्सन आर्क निकली। हमारे आसपास की हवा तेज हीट से फट गई। आगे की 4 ट्रक्स तुरंत रिएक्ट भी नहीं कर पाई और आधी कट गई। लीफ ईगल साइड से गोस्ट की तरह आया और तेजी से लाशों से क्रिस्टल्स लूटने लगा। दूसरी तरफ होंगक्वान वॉर गॉड की तरह लड़ रहा था, आयरन फिस्ट से तबाही मचा रहा था। 30 सेकंड से भी कम में उसने 7-8 ट्रक्स को स्क्रैप में बदल दिया। हम दोनों ने पहाड़ की चोटी को संभाल लिया था, एक भी दुश्मन आगे नहीं आने दिया। मैं हर बार फ्लेम डीमन ब्लेड घुमाता और कई मैक्स को आसानी से काट देता। हर स्विंग में कई दुश्मन गिरते थे, जमीन पर टूटे हुए हिस्से और बॉडीज बिखरी पड़ी थी। मैंने 100 से ज्यादा मशीन मैन को लगातार काट दिया जब तक मेरे हाथ थक नहीं गए। लीफ ईगल जल्दी से ताजा क्रिस्टल्स का बंडल लेकर आया और मुझे और हुआंग कुआन को खिलाने लगा। अपने लोगों को डर कर पीछे हटते देख जेंग जेंग जानजोड़ इतना गुस्सा हुआ कि उसने वहीं खून उगल दिया। उसने बंदूक निकाली और चिल्लाया, जो भी पीछे हटेगा उसे वहीं गोली मार दूंगा। मैंने कुछ और क्रिस्टल्स निकले, आसमान की तरफ देखा और हुआंग कुआन से कहा कि और हिट मत लो, 10 मिनट और दे दो। जैसे ही सूरज डूबेगा हम पहाड़ों में गायब हो जाएंगे और कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। जंग यन जंग समझ गया कि मैं समय खींच रहा हूँ। वह घबरा गया और खुद बड़ा बैटल एक्स लेकर चढ़ाई शुरू कर दी। मैंने पोंगकुआन को चिल्लाया और हम दोनों ने लेजर गन्स उठा लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के हमने पहाड़ी के बीच से फायरिंग शुरू कर दी। उस तेज फायर ने कई ट्रक्स को चीर दिया। जंग जून जून भी डर कर पीछे हट गया और छुप गया। वह मुझे गालियां दे रहा था कि हमने गन्स का वादा तोड़ा। मैंने ठंडी हंसी हंसी और कहा कि बिजनेस में स्ट्रेटेजी होती है। क्या उसे लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो नाइफ फाइट करता रहूंगा? लेजर गन्स क्लोज कॉम्बैट से बहुत तेज मारते हैं। 5 सेकंड में मैंने दर्जनों को गिरा दिया। जेंग यानजुन पागल हो गया और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। वांग कुआन की गन एक पागल मेक ने छीन ली और दर्जनों ने उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि हुआंग हुआन खत्म हो गया है। मैं दौड़कर गया और कुछ हेड्स काट दिए। तभी पीछे से खतरा महसूस हुआ। मैंने बिना देखे ही अपनी आर्मर्ड लेफ्ट आर्म पीछे घुमा दी। मेटल की तेज आवाज आई। मेरी लेफ्ट आर्म ने जंग यंजुन का एक्स रोक दिया। कुछ सेकंड में ही सैकड़ों मैचमैन पहाड़ की चोटी पर आ गए। हम पूरी तरह से घिर चुके थे। मैंने दुश्मनों को ठंडी नजर से स्कैन किया और हुआंग कुआन को चिल्लाकर कहा कि पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। जेंग झंजिन ने भयानक तरीके से दहाड़ लगाई, कहते हुए, इतने सारे उसके लोगों को मारने के बाद आज कोई भी भगवान भी हमें नहीं बचा सका। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। फ्लेम डीमन ब्लेड को मैक्स पर घुमा दिया। लेवल 2 मोड। 5000 डिग्री पर हीट ने ब्लेड को ब्लड रेड ग्लो में बदल दिया। चारों तरफ की हवा एक्सट्रीम हीट से मुड़ गई। मैं घूमकर सीधे एनिमी ट्रक्स में कूद गया। पूरी ताकत लगाकर वाइड स्विंग किया, ब्लेड से काटते हुए। शार्पेंड एज और मेरी रीच ने एक डेडली 17 मीटर रेडियस सर्कल बना दिया। उस सर्कल के अंदर हर मैक बिना चीखे ही आधा कट गया। वे तुरंत ही गिरा दिए गए। पूरे पहाड़ पर दर्द की चीखें गूंज उठी। मेरे चारों तरफ एक बड़ा डेडली वैक्यूम खुल गया। मैंने तुरंत अपना ब्लेड चेक किया और तेज ढलान से नीचे कूद गया। हुआंग कुआन और डेंग मेरे पीछे पीछे कूदे। जुयू आर्मी के बचे हुए लोग उस मैसिव स्ट्राइक से डर गए। कोई भी हमें पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जांग यंजुन पहाड़ी पर जम गया, टूटे हुए अंगों को घूरता हुआ, पूरी रेज में कांप रहा था। जैसे ही मेरी ब्लेड रेड हुई, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग गई। वह तेजी से पीछे भाग गया। अगर वह जल्दी नहीं हटा तो वह भी उन ब्लडी चंक्स में होता। एक सबऑर्डिनेट ने कांपते हुए पूछा कि क्या हमें पीछा करना चाहिए। जेंग यंजान ने उसे ठंडी नजर से देखा, अचानक बैटल एक्स घुमाया और उसका सिर काट दिया। उसने बचे हुए लोगों पर दहाड़ लगाई कि फील्ड साफ करो और निकल जाओ। रात घने जंगल में पूरी तरह उतर चुकी थी। हम पूरी तरह गायब हो गए। टिटैनिक जंग ने उस जगह को घूरा जहां हम गायब हुए थे। अपनी मुठ्ठियां इतनी कस ली कि वे चटक गईं। उसने दांत पीसते हुए कसम खाई, यह ब्लड डेट वह कभी नहीं भूलेगा। हम जंगलों में कई दिनों तक भागते रहे और सैकड़ों मील दूर एक छोटे शहर तक पहुंचे। एक रात में सैकड़ों किलोमीटर। हम गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। मैं बड़बड़ाया, सिर्फ एक क्रिस्टल के लिए लगभग मर ही गए थे। ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। अगर मुझे पता होता कि यह इतने गनशिप्स और हजारों मोटरबोट्स खींच लाएगा तो मैं कभी नहीं हिलता। लकीली डार्कनेस और उनकी ग्रीड ने हमें बचा लिया। हम मुश्किल से जिंदा बच पाए। वांग कुआन भी शिकायत कर रहा था कि अब वह एक रिच किड होते हुए भी एक डेडली टाइट्रो पर चल रहा है और फुजिटिव बन गया है। डेंग ने एक प्लास्टिक बैग निकाला और उत्साह से कहा कि यह काम वर्थ इट था। अंदर 60 चमकते एवोल्यूशन क्रिस्टल्स थे। जब हम लड़ रहे थे उसने हाई टियर लूट स्क्रैप कर लिया था। सब टॉप ग्रेड सेकंड टियर या उससे ऊपर थे। यहाँ तक कि कुछ फोर्थ टियर भी थे। इतना छोटा बैग भी हजारों नॉर्मल बोट किल्स से ज्यादा वर्थ था। इसमें जो हमने बैटल में यूज किया वो भी शामिल था। हमने सिर्फ ब्रेक इवन नहीं किया, हमने जैकपॉट मारा। वांग कुआन ने अपनी घायल पीठ पकड़कर चिल्लाया कि वह बुरी तरह घायल है और उसे एनर्जी बूस्ट चाहिए। उसे होल्स से भरा देखकर मैंने उसे 20 टॉप क्रिस्टल्स दे दिए। डंग ने ईर्ष्या से देखा, लेकिन जानता था कि उसने पर्याप्त योगदान नहीं दिया। मैंने उसे बिना हेजिटेशन 20 दिए। खुद के लिए 10 स्पेयर गेयर रखे। मैंने खुद भी क्रिस्टल्स निगल ली। उसने बॉस फाइट में हमें सप्लाई किया था। उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा था। मैं हमेशा फेयर हूँ। मैं अपने भाइयों को सफर नहीं करने दूंगा। हम इतनी थकान में थे कि सो भी नहीं पा रहे थे। एक छिपी जगह ढूंढी और अगले दिन तक गिर पड़े रहे। फिर हम शहर में घूमने लगे। उस टाउन में सर्वाइवर बेस था। सड़कों पर कई स्कैवेंजर स्क्वाड्स दिखे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की। उन टिन कैंस की नजर हमारे ऊपर बहुत अजीब थी। उनकी आंखों में फियर, ग्रीड और एक्साइटमेंट मिला हुआ था। किसी भी ट्रबल से बचने के लिए मैंने उन्हें इग्नोर करने और रिंग रोड से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही ट्रबल हमें ढूंढने आ गया। तेज इंजन रोर गूंजा। 200 से ज्यादा मोटर बोट्स ने हमें पूरी तरह घेर लिया। कई बाइक बोट्स ने अपनी पिस्टल्स सीधे हमारे सिर पर तान दी। आगे एसयूवी और एक बुलडोजर
बुलडोजर मेक हमारे सामने आकर बिना परवाह किए लूट बांटने की बहस कर रहे थे। मैंने इन सुइसाइडल इडियट्स को देखा, वे हमें पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। एसयूवी ने अपने नंबर्स के दम पर हमें एरोगेंट तरीके से कहा कि सरेंडर करो और जिंदा रहो। हम पूरी तरह हैरान थे, समझ ही नहीं आया वह क्या बोल रहा था। बुलडोजर, जिसे ओल्ड डोंग कहा जाता था, उसने मेरे ऊपर एक रैगेट बाउंटी पेपर फेंका। उस पर जंग का मैसिव बाउंटी था। हमने उसकी ब्लेड चुरा ली थी। रिवॉर्ड टेरिफाइंगली हाई था। मेरा हेड 5000, वोंग 3000, डंग 800, ब्लेड मिलते ही और 5000, कुल 13800 क्रिस्टल्स। इतना फॉर्चून एक एलीट स्टेज बोर्ड को फंड कर सकता था। वांग कुआन ने पेपर पढ़कर गालियां देना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ यह चिंता थी कि उसका बाउंटी इतना कम क्यों है। डेंग कोल्ड स्वेट में था और कह रहा था कि यह सब स्लेंडर है। मैंने इसे एक गंदा मूव समझा, एक ऑफिशियल वारंट से भी बुरा। ये बड़ा रिवॉर्ड घातक है। ये इस क्रैपी वेस्टलैंड में हर किसी को लुभाता है। अनगिनत लोग इसके लिए मार देंगे, वे कोई भी रिस्क लेंगे। ये ग्रीडी आउटलॉज इसका सबसे अच्छा सबूत थे। एसयूवी ने ताने के साथ पूछा कि क्या हम ब्लेड सौंप देंगे या उन्हें इसे लेना चाहिए। दर्जनों पिस्टल्स की सेफ्टी क्लिक होकर ऑफ हो गई। सभी हमारे सिर पर एम्ड थे। वांग कुआन ने ऐसा एक्टिंग किया जैसे वह आसानी से सरेंडर कर रहा हो, पूछते हुए कि क्या वे हमें जाने देंगे। अगर हम ब्लेड सरेंडर कर दें तो वे जोर से हंसे, एरोगेंट तरीके से। उन्होंने रिफ्यूज किया, कहते हुए कि हमारे सिर 8800 के वर्थ हैं, कोई मर्सी नहीं। वांग कुआन ने ऐसे नोट किया जैसे वह समझ गया हो। अगले सेकंड उसका आर्म लेजर बैरल में बदल गया। उसने बिना हेजिटेट किए 200 बॉट्स पर फायर खोल दिया। जैसे ही वांग कुआन ने स्लॉटर शुरू किया, ये लो लेवल ग्रंट्स कोई चांस नहीं टिक पाए। एक बर्स्ट लेजर फायर और वे मक्खियों की तरह गिर गए। पिस्टल वाले बोट्स ने ट्रिगर भी नहीं दबाया था कि डैंग ने सिर्फ 5 सेकंड्स में उनके हेड्स उड़ा दिए। 200 का ग्रुप कोलैप्स हो गया। वे अपनी जान बचाकर भागे। लीप, बुलडोजर और एसयूवी भागने लगे। मैंने आगे छलांग लगाई, एक हेवी विप किक के साथ जो साउंड बैरियर तोड़ रहा था। एसयूवी का वेस्ट आर्मर टूट गया। मैंने उसके मेटल बॉडी को आधे में किक कर दिया। 2 स्टेप्स आगे जाकर एक हेवी पंच मारा। बुलडोजर का आधा हिस्सा ओब्लिटरेट कर दिया। स्कूटर्स और बाइक्स के लिए मैंने चेस नहीं किया, उतना स्क्रैप वर्थ नहीं था। दिन में क्रिस्टल्स हार्वेस्ट शुरू किया। वांग कुआन ने पेपर उठाया, भौहें चढ़ाकर। उसने कहा, जंग का रीच लंबा है, ये पेपर यहाँ तक पहुंच गया। कोई सरप्राइज नहीं। आज सुबह चॉपर्स लगातार बज कर रहे थे। मैंने कॉर्नर की तरफ इशारा किया और उसे टेस्टली याद दिलाया। ध्यान से देख इडियट, ये व्हाइट डव ग्रुप से है। वांग कुआन बुदबुदाया, नाम फेमिलियर लगता है। मैंने उसे बताया, ये पुराना नाटंग एक्सप्रेस है। अब ये इंटेल और मीडिया में भी फैल गए हैं। लगता है ये अच्छा कर रहे हैं। वांग कुआन ने पेपर पलटा। सिर्फ हमारे बाउंटी से ज्यादा मिला। दर्जनों रिक्रूटमेंट एड्स भी, यहाँ तक कि बॉट इवोल्यूशन पर एक इंपीरियल गाइड भी। उसकी आंखें फैल गईं। व्हाइट डव के बिजनेस को देखकर हैरान। यह एडवर्टाइज करने वाला कोई भी बहुत अमीर होगा, भले पेपर चीप हो लाखों बोट्स के साथ। अगर सिर्फ 1000 में से एक भी खरीदे तो मैसिव प्रॉफिट है। ये नियर मोनोपोली उन्हें फॉर्चून देगा। कुआन ने बेचैनी से पूछा। व्हाइट डव ग्रुप बहुत लोडेड है, हेलीकॉप्टर्स आसमान में है। ये बाउंटी अब तक पूरे एम्पायर में फैल चुकी होगी, तो अब क्या करें। मैं कुछ देर चुप रहा। मैंने स्नीयर किया, कहा, लोग पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी खाने के लिए। ये बाउंटी बहुत बड़ी है, मुझे भी देखते ही टेम्पटेशन होता है। अब ऐसे हालात में छुपना काम नहीं करेगा, जब तक हम डीप माउंटेन्स में भागकर हमेशा के वाइल्ड मैन नहीं बन जाते। हुआन कुआंग ने एंजाइली टंग क्लिक किया। उसने पूछा कि क्या कोई प्लान है। मैंने हल्की मुस्कान दी, आराम से कहा, सिंपल है। जिसने बाउंटी लगाया उसे खत्म कर दो, बाउंटी खुद ही गायब हो जाएगी। डैंगडर से हार्ड स्वॉलो किया। वह स्टैमर करते हुए पूछने लगा कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने कोल्डली जवाब दिया, मैं कभी ग्रजेस ओवरनाइट नहीं छोड़ता। अगर जंग चनयंग ने मेरे लिए इतना किया है तो उसे इसके लिए पे करने के लिए तैयार होना चाहिए। चलो स्ट्राइक बैक करते हैं जब उन्हें उम्मीद नहीं है। होंगक्वान की आवाज डर से कांपने लगी। वह यंगचिंग का गवर्नर है, एक वॉरलॉर्ड जिसके पास बड़ी आर्मी है। क्या तुम सच में उसके साथ हेड टू हेड जाओगे? बिना हेजिटेशन के मैंने हाथ थूक दिया। इस मेस्ड अप एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें सबसे टफ होना पड़ेगा। अभी मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन मैं हमेशा टेबल पलटने के लिए रेडी हूँ। जिसके पास खोने को कुछ नहीं वह डरता नहीं। मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? डैंग ने नर्वसली हाथ उठाया। उसने सुझाव दिया कि जेंग त्यान जैसे वॉरलॉर्ड्स बहुत अमीर होंगे। पूरा नहीं करें, बस उसका क्रिस्टल वॉल्ट खाली कर दें, इतना काफी है। उसे एक रास्ता छोड़ दो, अगर बाद में मिले तो। कुआन यह सुनकर ऑलमोस्ट खून उगलने लगा। ये दोनों पागल हैं। एक गवर्नर को मारना चाहता है, दूसरा उसका वॉल्ट लूटना चाहता है। इसे कहते हैं रास्ता छोड़ना। अगर हम यांग चेन का ट्रेजर साफ कर दें तो जेंग तान पूरी तरह टूट जाएगा। वह हमें धरती के आखिरी छोर तक हंट करेगा। लेकिन मेरी आंखें चमक उठी। मैंने क्लैप किया और कहा, फॉर्चून बोल्ड लोगों का साथ देता है, मॉन्स्टर ग्राइंड करने से कुछ नहीं मिलता। वॉल्ट रोब करना बहुत तेज है। तय हो गया। होंगक्वान ने 2 बार कॉफ किया, हमें काल्म होने को कहा। यह सुइसाइड है। मैंने आराम से कहा, जब यह काम खत्म होगा तुम फिर से एवॉल्व कर सकते हो। होंगक्वान ने सुना और तुरंत अपना ट्यून बदल दिया। उसने जोर से गाली दी और चिल्लाया, ठीक है चलो करते हैं, अगर करना है तो पूरा करते हैं। हम तीनों क्वाइटली शहर से निकल गए ताकि जंगल के नास्टी बग्स और स्नेक्स से बच सके। हम हाईवे से डार्क होने से पहले निकल पड़े। हम कमांड हिल के टॉप तक पहुंच गए। मैंने दूर योंगचंग की ब्राइट लाइट्स देखी। ये पिच ब्लैक रात में एक टॉर्च की तरह था। हुआंग कुआन ने भौहें चढ़ाई और कहा, जंगचन के पास बहुत ज्यादा आदमी है, हम उनकी थूक में ही डूब जाएंगे। ये काम आसान नहीं होने वाला है। डैंग्स की आंखें चमक उठी। उसने चालाक हंसी दी और कहा कि हम दूसरों को उनके खिलाफ कर सकते हैं, परेशानी उनकी तरफ भेज दो। उसने सुझाव दिया, आसपास के सभी आयरन बीस्ट को योंगचेंग की तरफ ले जाकर उन्हें एक दूसरे को फाड़ने दो। फिर हम उस केओस के दौरान अंदर घुसकर क्रिस्टल वॉल्ट खाली कर देंगे। कुआंग कुआन ने जोरदार विरोध किया। उसने कहा कि यन अभी भी लाखों मासूम लोगों का घर है। अगर हम 20 टाइड अंदर लाते हैं तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे। ये प्लान बहुत क्रूर है। मैंने सिर हिलाया, होंगक्वान को बताते हुए
हुए कि वह योंगचेंजिंग की डिफेंसेस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जांग तन्यन के पास लाखों सैनिक हैं, साथ में आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर्स भी। एक नॉर्मल बीस्ट टाइड यांग चंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैंने फैसला लिया, चलो डंग का प्लान अपनाते हैं। हम बीस्ट वेव को शहर के बाहर लाएंगे, केओस पैदा करेंगे और कंफ्यूजन के दौरान अंदर घुसेंगे। अगली रात हुआंग होन चुके से शहर के दक्षिणी हिल्स में वापस गया। उसने मुझे बताया कि उसने पहले ही एक इन्फॉर्मेंट के लिए बड़ी दौलत दी थी। पता चला कि क्रिस्टल्स हमारे वेयरहाउस 82 शांग युआन रोड में छिपे हैं। उसने पिच ब्लैक स्काई की तरफ देखा और हमें डे सिग्नल का इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद कवासाकी की रोर रात को चीरती हुई आई। डे पागलों की तरह योंगचंग की तरफ दौड़ रहा था। वांग क्वान ने पीछे विशाल आयरन बीस्ट्स के झुंड को देखा और उसे बड़ा थम्स अप दिया। उसने कहा उसने कमाल कर दिया और उन मॉन्स्टर्स को ल्योर करने के लिए मैंने दिन भर में 200 से ज्यादा क्रिस्टल्स हंट किए और सारे डैंग को बैट के तौर पर दे दिए। डैंग ने परफेक्ट टेल स्पिन किया, बाइक को हिल्स बेस पर स्टेडी रखा। वह सांस फूलते हुए हमारे पास भागा। हंगन ने उसके कंधे पर थपकी दी, मुस्कुराते हुए उसके काम की तारीफ की। बाद में हम तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड देंगे। लेकिन डे अचानक पलट गया, डर से कांपते हुए। उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब योंगचंग के बाहर मॉन्स्टर्स रोर गूंज रहा था। दूर दूर तक आयरन बीस्ट्स थे। ग्लोइंग रेड आईज के साथ वे पागलों की तरह चार्ज कर रहे थे। डंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने स्वेयर किया। उसने सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स फेंके थे, लेकिन शहर के हर मॉन्स्टर अचानक पागल होकर बाहर निकल आया। इस एंडलेस बीस्ट टाइड को योंगचंग की तरफ आते देख बाहर के बाइकर्स डर कर शहर की तरफ भाग गए। मैं इस मैसेज से स्टन्ड, इसी मैसेज से सेंटर था। ये 1 लाख बीस्ट से भी ज्यादा था। लगता था जैसे आसपास के हर शहर से मॉन्स्टर्स आ गए हों। मैंने डैंग को कॉलर से पकड़कर पूछा कि उसने ये डिजास्टर कैसे किया। डंग खुद को रौंड दिखाते हुए अपना सैक खोल दिया। वह अभी भी टॉप ग्रेड क्रिस्टल्स से भरा था। उसने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने रोते हुए कहा कि बेट इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। मैं चौंक गया। लगता है यांग चांग को एक फ्रीक नेचुरल बीस्ट टाइड लग गया है, एक वंस इन अ सेंचुरी डिजास्टर। लेकिन यह हमारा गोल्डन चांस है, इसलिए मैंने हमें क्योस में शहर के अंदर घुसने का आदेश दिया। अब तक यंगचंग का मेन गेट वॉर जोन बन चुका था। गन फायर डेफनिंग था। स्मोक ने आधा आसमान ढक दिया था। बाइकर ट्रूप्स मौत तक गेट बचाने के लिए लड़ रहे थे। सैकड़ों टैंक्स जमीन पर लगातार फायर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स के गन बैरल्स हवा में ओवरहीटेड हो रहे थे। आयरन बीस्ट्स किसी नशे में लग रहे थे, बिना डर के आगे बढ़ रहे थे, अपने डेड के ढेर पर चढ़कर पुश कर रहे थे। बसेस से लंबे म्यूटेंट राइनोस मिसाइल से भी नहीं रुक रहे थे। 20 मीटर से ऊंचे फ्यूरियस ब्लैक बेयर्स एक पंच में बिल्डिंग्स तोड़ रहे थे। हर तरह के डरावने जायंट म्यूटेंट्स बैटलफील्ड पर अपनी ब्रूटल पावर दिखा रहे थे। यंगचंग की डिफेंसेस लगातार पीछे हट रही थी। उन्हें आउटर लाइंस छोड़नी पड़ी। हुआंग कुआन और मैं तुरंत ट्रक फॉर्म में बदल गए। डिफेंसेस पतली होने के साथ हम शहर के एज से अंदर घुस गए। इस बार हमारे पास साफ टारगेट था, वेयरहाउस 88 शंगयुन रोड। ये अपोकलिप्स के बाद एक लॉजिस्टिक्स हब हुआ करता था। अब ये इमरजेंसी क्रिस्टल डेपो बन गया था। डेंग ने देखा कि स्ट्रीट लाइट्स अभी भी ऑन है और उसने खुद से यहाँ पावर कट करने का वॉलंटियर किया। फिर हमें कवर देने के लिए एक हाई स्पॉट ढूंढने चला गया। मैंने उसे सावधान रहने को कहा। ये अभी भी एक मिलिट्री जोन है जहाँ हर समय हैवी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब भी मेन फोर्सेस शहर की रक्षा के लिए भेज दिए गए हैं। पीछे सिर्फ कुछ स्कैटर्ड पेट्रोल टीम्स ही बची हैं। हुआंग कुआन और मैं अंधेरे में गोस्ट्स की तरह आगे बढ़े। हमने चुपचाप कई सेंचुरीज को एक के बाद एक खत्म किया। जल्द ही हम वेयरहाउस के पास पहुंच गए। वेयरहाउस के एंट्रेंस पर 50 फुली आर्म्ड डर्ट हॉलर्स खड़े थे, सभी साइबोर्ग्स। एक क्रू मेंबर घबराते हुए जेंग जोंग जेनन से पूछ रहा था कि फ्रंट लाइंस ट्रबल में है, क्या हमें हेल्प करने जाना चाहिए। जांग यान ने अचानक गाली दी और जोर से चिल्लाया, जो मरना चाहता है वो आगे जाए। फिर उसने गर्व से कहा कि फ्रंट लाइन एक डेथ ट्रैप है, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाकर और अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके अपने मैन को वेयरहाउस ड्यूटी दिलवाई। एक चालाक आदमी तुरंत चापलूसी करने लगा और बोला, आप बहुत समझदार हैं बॉस जांग। हमें यह आराम की ड्यूटी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि आप हमें अपना मानते हैं। जांग यानजिन ने तारीफ का मजा लिया और सलाह दी। उसने कहा कि उनकी लाइन ऑफ वर्क में मसल काफी नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट्स चाहिए। हर चीज में रश करना और 10 लाइव्स भी काफी नहीं है। उसने सीरियस बनने का नाटक किया और चारों तरफ देखा। अचानक उसने साई किया। फिर वह सीरियसली बकवास करने लगा, दावा करते हुए कि आज रात के फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट के दौरान एक इनसाइडर ने क्योस का फायदा उठाकर वेयरहाउस पर हमला किया। उन्होंने पूरे 5000 क्रिस्टल्स खो दिए। वह आदमी वहीं पर पूरी तरह डम्बस्ट्रक रह गया। उसने तुरंत बोल दिया, आपके रहते बॉस जैंग, कौन सा इडियट हमें छूने की हिम्मत करेगा। जांग यानजिन की आंखें एकदम विशियस हो गईं और उसने उस क्लूलेस वर्कर को डेडली घूरा। अगले सेकंड उसने वेयरहाउस का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उसका आर्म तुरंत एक ह्यूज मशीन गन बैरल में बदल गया और वेयरहाउस के अंदर इनर डोर के पास खड़े 7 या 8 रेगुलर आर्म्ड गार्ड्स की तरफ पॉइंटेड होकर ब्रूटल बर्स्ट फायर कर दिया। वे गरीब लोग चीखने का भी समय नहीं पा सके और अपने ही आदमी द्वारा गोली मारकर ढेर हो गए। जांग जान जंग ने कोल्डली जमीन पर पड़े बॉडीज की तरफ इशारा किया और उस क्रूमैन से पूछा कि क्या अब भी उसे लगता है कोई उन्हें लूट नहीं सकता। वह साइबोर्ग इतना डर गया कि हकलाने लगा और माफी मांगने ही वाला था कि उसके बगल वाले दूसरे साइबोर्ग ने स्पाइक वाली बैट घुमाई और उसका सिर फोड़ दिया। बैट वाला आदमी जांग यानजुन के पास गया और जल्दी से जोड़ दिया। डैमेज देखकर लगता है बहुत बड़ा राइट हुआ होगा, कम से कम 8000 क्रिस्टल्स तो खो गए होंगे। जांग यानजिन ने उस आदमी को रियल एप्रिसिएशन से देखा, उसकी समझदारी की तारीफ की। उसने उसे तुरंत स्क्वाड लीडर बना दिया। उस बास्टर्ड ने टीम को डोर गार्ड करने का ऑर्डर दिया और खुद स्वैगर करते हुए अंदर चला गया, अपने फायदे की प्लानिंग करते हुए। हुआंग कुआन और मैं शेडोज में खड़े ये सब शौक में
देख रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था